नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चौधरी और सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। और आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास को हम 3 चरणों में पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, यानी एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इन तीनों हिस्सों को पढ़ने के लिए, तीनों चरणों को पढ़ने के लिए 3 अलग-अलग रेफरेंस बुक्स का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री के लिए हम आर एस शर्मा की किताब पढ़ेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री के लिए हम सतीश चंद्र की बुक पढ़ेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास के लिए हम राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम की बुक को पढ़ेंगे। उसका हम आधे से ज़्यादा पोर्शन ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। तो 1857 की क्रांति तक हमने स्पेक्ट्रम को पढ़ लिया है, बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है उसे कंटिन्यू करके जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं एंशियंट हिस्ट्री के लिए, मिडाइवल हिस्ट्री के लिए और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, लेकिन जो किताबें ज़्यादा रिकमेंड की जाती हैं उनको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो दूसरी किताबें हैं उनको भी पढ़ेंगे जल्दी ही। जब आप तैयारी करते हैं यूपीएससी की या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स की या नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम्स की, तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप ओल्ड एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। जब बात आती है प्राचीन भारत के इतिहास की ओल्ड एनसीईआरटी में, तो 2002 से पहले 11वीं क्लास की जो किताब थी प्राचीन भारत, वो आर एस शर्मा के द्वारा लिखी गई किताब का ही हिस्सा थी। हालांकि आर एस शर्मा को इस चीज़ से दिक्कत थी कि उनके द्वारा लिखा गया इतिहास पूरी तरह से एनसीईआरटी ने अपनी किताब के अंदर संकलित नहीं किया, इसलिए उन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम था भारत का प्राचीन इतिहास, यानी कि इंडियाज एंशियंट पास्ट। ये किताब जो है ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन ने छापी, जिसमें तकरीबन 450 पेज हैं और इसकी एमआरपी 445 रुपये है। और जो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे तकरीबन 350 पौने 400 में मिल जाएगी। अब ये बुक जो है पढ़ने के लिए रिकमेंड की जाती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो इस बुक में है और ज़्यादातर सेम ही है ये किताबें, इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस 2-3 चैप्टर इस बुक में एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये वाली बुक आपको कवर कराऊंगा ताकि आपका कोई भी हिस्सा बचे ही ना, पूरा इतिहास जो है प्राचीन भारत का वो हम यहाँ से समझ पाएँ। आप अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हों या फिर आप जर्नल पर्सपेक्टिव से इतिहास को जानना चाहते हों, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने प्राचीन भारत को समझने के लिए। अब हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास की समय रेखा देखेंगे, टाइमलाइन जानेंगे, जानेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास हम कहाँ से शुरू करते हैं पढ़ना और कहाँ तक पढ़ते हैं। यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड जो था, जिसे पाषाण काल कहा जाता है या लिथिक पीरियड कहा जाता है, जिसमें भी अलग अलग चरण है, वहाँ से लेके 7वीं शताब्दी तक का जो पीरियड है उसे प्राचीन भारत का इतिहास का पीरियड माना जाता है। वहाँ तक का इतिहास हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें कौन कौन से की इवेंट्स थे, कौन कौन से की जो बड़े किंगडम थे, एम्पायर थे, कौन कौन से सिविलाइजेशंस थे, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद उन सभी चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे जो कि आर एस शर्मा ने अपनी किताब के अंदर मेंशन किए हैं। आर एस शर्मा का पूरा नाम है रामशरण शर्मा। इनको एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के तौर पे देखा जाता है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस वो हिस्टोरियंस हैं जो कि मार्क्सवादी विचारधारा से कहीं ना कहीं अपना लीनेज रखते हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा लेफ्टिस्ट लीन होते हैं वो। और आजकल जो है कई लोग जो हैं आरोप भी लगाते हैं हमारे कई इतिहासकारों के ऊपर कि वो लेफ्ट लीन हैं, उन्होंने अपना इतिहास जो है वो सही तरीके से नहीं लिखा, उन्होंने डिग्रेड कर दिया इतिहास को, इसलिए इतिहास को रीराइट करके लिखना चाहिए। ये जो बातें हैं ये तो चलती रहेंगी। अब इतिहास सही मायने में कैसा था वो हमारे सामने आना चाहिए एज ए स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें ना तो उसे ग्लोरीफाई करना है ना उसे डिग्रेड करना है। तो हम ये भी जानेंगे कि अलग अलग इतिहासकारों के किस तरीके के तरीके थे, एजेंडा क्या था उनका इतिहास लिखने के पीछे का, जो कि आर एस शर्मा ने भी अपने चैप्टर में मेंशन किया है कि अलग अलग इतिहासकारों ने इतिहास कैसे लिखा, उनका पर्सपेक्टिव क्या था। तो आर एस शर्मा का भी कोई पर्सपेक्टिव था जिसका भी हम एनालिसिस करेंगे और बाद में क्रिटिसिज्म और एनालिटिक्स जो है लास्ट में इसका डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में नहीं लेकिन बाद में। तो ये हिस्टोरियन और एकेडमिक थे जिन्होंने एंशंट और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी और इन्होंने जो है पटना यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया भी, और ये विजिटिंग फैकल्टी थे टोरंटो यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये चेयरमैन भी रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री एंड रिसर्च न्यू दिल्ली के। तो इनका जन्म 1919 में हुआ था। उस समय तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश राज था बिहार में, और जो ये प्रोविंस हुआ करता था बरूनी बिहार और उड़ीसा प्रोविंस, यहाँ पे इनका जन्म हुआ। और 2011 में इनकी 91 साल की एज में डेथ हो गई पटना बिहार में ही 20 अगस्त को। तो इनके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इनकी कुछ और किताबें भी हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे इंडियाज़ पास्ट रीथिंकिंग इंडियाज़ पास्ट, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया,
आर एस शर्मा ने ये किताब लिखी। शूद्रा इन एंशंट इंडिया, शूद्रों की क्या स्थिति थी प्राचीन भारत के इतिहास में। वर्ण व्यवस्था जो थी, आपको पता होगा, वो वर्ण व्यवस्था हम पढ़ेंगे भी वैदिक जब सिविलाइजेशन की बात करेंगे उस समय। उसके अलावा अर्ली मेडाइवल एंड इंडियन सोसाइटी, जिसमें उन्होंने इंडियन फ्यूडलिज्म की बात करी कि इंडियन फ्यूडलिज्म कैसा था उस समय, किस तरह से उसका राइज हुआ और उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसकी बात भी इन्होंने करी है, जिसके कई सारे क्रिटिसिज्म भी हुए कि इन्होंने एक अलग एस्पेक्ट से उसको देखा जो कि वैसा नहीं था। अलग अलग इतिहासकारों का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है इतिहास को देखने का, ठीक है। कभी भी आप जब इतिहास को पढ़ते हैं तो आप मान लीजिए कि जब इतिहासकार ने उसे लिखा होगा तो उसने अपने ऑब्जेक्टिव से, अपने पर्सपेक्टिव से देखा होगा चीज़ों को, उस हिसाब से लिखा होगा। क्योंकि जब हम इतिहास को देखते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। इतिहास के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी होते हैं, लिटरेरी एविडेंस भी होते हैं, उसके अलावा लिंग्विस्टिक और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इतिहास कंस्ट्रक्ट होता है। तो उन सभी चीज़ों के बाद जब कोई भी व्यक्ति, कोई इतिहासकार एक नतीजे पे पहुंचता है तो वो अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से नतीजे पे पहुंचता है। तो आर एस शर्मा भी उन तमाम पुराने इतिहासकारों को और तमाम चीज़ों का अध्ययन करने के बाद जिन नतीजों पे पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने इतिहास लिखा, वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जब भी बात आती है इतिहास की तो हम बात करते हैं पास्ट की। पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट क्या है, एक टाइम है। तो टाइमलाइन और टाइम को पढ़ने के लिए हमें कैलेंडर्स को भी पढ़ना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं, जैसे अभी समय कौन सा चल रहा है, 2024 साल चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जो जर्नल कैलेंडर है, जो दुनिया भर में प्रचलित कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसकी शुरुआत आप जानते हैं तकरीबन 15-16 सेंचुरी में हुई। ये जो आज का कैलेंडर जो बना है, उससे पहले जूलियन कैलेंडर चलता था, क्रिश्चियन एरा का एक कैलेंडर जो पहले चलता था, उसमें कुछ अपग्रेडेशन हुए, कुछ कैलकुलेशंस की जो एरर्स थी उनको ठीक किया गया और उसके बाद जो है ये कैलेंडर सामने आया, जिसमें आप जानते हैं कि 365 और 366 दिन होते हैं। इस साल 2024 में 29 का महीना है फरवरी, तो ये एक 366 दिन का साल होगा, वरना बाकी सामान्य तौर पे क्या है 365 दिन का साल होता है। ऐसा भी क्यों होता है, आपको पता होगा कि धरती को सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट लगते हैं, तकरीबन ये टाइम लगता है। तो इसीलिए ये जो 6 घंटे 9 मिनट का तो दिन बनाया नहीं जा सकता, इसलिए 4 साल में एक दिन कंप्लीट होता है और वो 29 फरवरी के रूप में उसे हम कैलेंडर में इंक्लूड कर देते हैं। तो ये जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये काफ़ी प्रचलित कैलेंडर है और दुनिया भर में माना जाता है। भारत में जो है कई तरीके के कैलेंडर चलते हैं, तकरीबन 15 तरीके के कैलेंडर चलते हैं, जिसमें शक संवत कैलेंडर जो है वो भारत का नेशनल कैलेंडर है। उसको अगर हम देखें तो उसके महीने भी आपको पता होगा कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, ये सभी महीने जो हैं ये फाल्गुन तक जाते हैं, चैत्र से लेके फाल्गुन तक। अब चैत्र महीने की शुरुआत 21 या 22 मार्च को होती है और 21-20 मार्च को ही फाल्गुन मंथ जो है उसका अंत होता है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है। शक संवत कैलेंडर जो कि 78 सीई में शुरू हुआ, 78 सीई में हुआ। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसकी शुरुआत होती है जीसस क्राइस्ट के जन्म से, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी इसे क्या कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को क्रिश्चियन कैलेंडर भी कहा जाता है और वेस्टर्न कैलेंडर भी कहा जाता है, कई इंग्लिश कैलेंडर भी कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर कहना तो सही नहीं होगा क्योंकि लैटिन जो है, लैटिन कैलेंडर भी बोला जा सकता है वैसे तो इसको, क्योंकि इटली में ही शुरुआत हुई थी इसकी। तो मान लीजिए जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ उसके बाद का जो समय है उसको कॉमन एरा माना जाता है, सीई माना जाता है, एनो डोमिनी माना जाता है, एडी भी बोला जाता है। एनो डोमिनी का मतलब है पोस्ट जीसस क्राइस्ट, है ना। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म बेसिकली क्या हुआ होगा, आज से 2024 साल पहले हुआ। तो 2024 साल बीत गए जीसस क्राइस्ट के जन्म को, ठीक है। तो ये तो आगे का समय है। इससे पहले का जो समय है, ऐसा तो है नहीं कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले कुछ था ही नहीं। आप जानते हैं कि इस धरती का इतिहास भी जब हम पढ़ते हैं तो तकरीबन 4.5 अरब सालों का पढ़ते हैं, तो वो 4.5 अरब साल तो थे ही, हम तो 2024 सालों की ही बात कर रहे हैं। तो उससे पीछे का जो समय है वो क्या बोल देते हैं, BC, यानी कि जीसस क्राइस्ट के 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 500 साल पहले। तो वो क्या है, 1 साल पहले यानी कि 1 BC, यानी कि 1 ईयर बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसको BCE भी कहा जाता है। BCE यानी कि आज के समय जो लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते वो क्राइस्ट का नाम क्यों लें अपने कैलेंडर में, तो क्या बोल देते हैं वो बिफोर कॉमन एरा, और जो जीसस क्राइस्ट के बाद के जन्म का बाद का समय उसे कॉमन एरा बोल दिया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इसके बिफोर क्राइस्ट या एनो डोमिनी, यानी कि जीसस के बाद एनो डोमिनी और पहले वाला बिफोर क्राइस्ट, उसे ही बिफोर कॉमन एरा बोल दिया जाता है और बाद वाले को कॉमन एरा बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप समझिए कि जब मैं बात करूं कि
500 बीसी पहले आया, 500 बीसी पहले आया या 400 बीसी? तो 400 बीसी पहले आया, 500 बीसी, आप बताइए आपको क्या लगता है कि 400 बीसी कहीं यहाँ होगा और 500 बीसी यहाँ होगा? क्योंकि उल्टा चलेगा ना, इस तरह से यूँ चलेगा कि जीसस क्राइस्ट का जन्म 1 साल पहले, उससे 2 साल पहले, उससे 3 साल पहले, यानी 400 साल पहले और 500 साल पहले। तो 500 साल पहले वाला समय पहले था, 400 साल वाला उसके बाद आया। इधर हम जाएंगे कि 400 एडी या सीई, 400 सीई पहले आया या फिर 500 सीई पहले आया? तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि 500 सीई बाद में आया होगा, 400 सीई पहले आया। 2023 पहले गया ना, 2024 बाद में आता है, 2025 उसके भी बाद में आता है, 2030 उसके भी बाद में आता है। उसी तरह से 400 पहले आया, 500 उसके बाद आया। लेकिन अगर पीछे की तरफ जाके देखेंगे तो क्या होगा कि 400 पहले आया, 500 पहले आया और 400 बाद में आया। क्यों? क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना, जीरो के इधर कि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे +1 2 3, तो इधर क्या होगा -1 -2 और -3। तो ये समय देखने का आपको पता होना चाहिए कि क्या तरीका है ये ईयर निकालने का ग्रेगोरियन कैलेंडर में। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हम इतिहास को पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शक संवत जो है वो 78 सीई में शुरू हुआ था। भारत का नेशनल कैलेंडर है जिसमें चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के महीने हैं। उसके अलावा विक्रम संवत भी एक कैलेंडर है जो कि 57 बीसी में शुरू हुआ। तो जब अगर आपको निकालना हो कि शक ईयर कौन सा चल रहा है, तो शक ईयर कौन सा चल रहा है कि 78 साल बाद में शुरू हुआ, नहीं तो 78 साल कम कर दो 2024 में से, अगर आप 78 साल कम कर देंगे तो शक संवत ईयर आ जाएगा आपके सामने। और विक्रम संवत को जब आप निकालोगे तो ये तो पहले ही शुरू हो गया था, 57 बीसी में ही शुरू हो गया था। तो बेसिकली जब आप विक्रम संवत ईयर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2024 में 57 साल को जोड़ दीजिए तो आपके सामने विक्रम संवत ईयर आ जाएगा। जिस भी साल में आप हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, उसमें 57 साल जोड़ देंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा, और 78 साल कम कर देंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, शक संवत कैलेंडर आ जाएगा। उसके अलावा हिजरी संवत कैलेंडर जो है, इसकी शुरुआत कब हुई, जब हिजरी की यात्रा करी थी प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने। तो ये एक इस्लामिक कैलेंडर है जो कि 622 में शुरू हुआ। इसका पहला महीना तो वैसे मुहर्रम होता है जो कि अगस्त महीने के टाइम पे आता है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे चैत्र महीने के समकक्ष कौन सा महीना आता है तो आता है आपका शबन। तो मुहर्रम से शुरू होता है और दुले हिजाज के पास जाके ये महीने खत्म हो जाते हैं, 12 महीने। लेकिन जो सबसे एक्यूरेट कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया जाता है, उसी के हिसाब से हमें इतिहास पढ़ना है। अब आपको पता है कि समय की बहुत सारी यूनिट होती हैं। सबसे छोटी यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड है। वैसे माइक्रो सेकंड और ये सेकंड तो होती हैं, उनको हम नहीं देखेंगे, लेकिन सेकंड से हम पढ़ते हैं। सेकंड, फिर मिनट, फिर आवर्स, फिर डे, फिर वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी। अब ये सेंचुरी बड़ी बात है। सेंचुरी मतलब 100 सालों का अगर हम एक टाइम निकाले तो उसे सेंचुरी कहा जाता है। तो 100 सालों का जो समय है उसे सेंचुरी कहा जाता है। 12 महीनों का जो समय है उसे ईयर कहा जाता है। 10 सालों का समय जो होता है उसे डेकेड कहा जाता है। और 10 सेंचुरीज का जो समय होता है उसे मिलेनियम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मिलेनियम शब्द भी बार बार आता है, सेंचुरीज भी बार बार आता है, डेकेड्स भी आ जाता है कभी कभी। तो मिलेनियम मतलब 1000 साल और सेंचुरी मतलब 100 साल, ये ध्यान रखना है आपको। अब एक और चीज, सेंचुरी का आपको पता होना चाहिए कि सेंचुरी को निकालते कैसे हैं। सेंचुरी कैसे निकाली जाती है? अब कौन सी सेंचुरी चल रही है आपको पता है ना, 21st सेंचुरी चल रही है। ये बार बार आपके सामने आता है कि 21st सेंचुरी चल रही है। 21st सेंचुरी का मतलब कहां से कहां तक, 2001 से लेके 2100 तक। ये जो समय है ये कौन सी है, 21वीं शताब्दी है। मैं कहूं कि पहली शताब्दी कहां तक होगी, पहली शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी। आप सोचिए क्या होगा, कमेंट सेक्शन में पहले लिखिए, उसके बाद तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो ये कहां से होगी, 100 तक खत्म हो जाएगी। 0 से लेके 100 तक कंप्लीट होने वाली जो सेंचुरी है वो कौन सी होगी, फर्स्ट सेंचुरी। सेकंड सेंचुरी कहां पे होगी, 101 से लेके 200 तक का जो समय है वो सेकंड सेंचुरी होगी। बीसीई में भी क्या होगा कि अगर मैं बीसीई की बात करूं तो 200 से लेके उल्टे डायरेक्शन में चलना है आपको, कहां तक, 101 तक। तो ये माइनस में जाएंगे तो कौन सी हो जाएगी, सेकंड सेंचुरी बीसी। तो वैसे आपको निकालना है कि सेकंड सेंचुरी बीसी, सेकंड सेंचुरी एडी क्या होती है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 21वीं शताब्दी मतलब 2001 से लेके 2100 तक का जो समय है ये क्या है, 21वीं शताब्दी है। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए, उसके समय को समझने के लिए आपको 3 चरणों में पढ़ना पड़ता है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब एंशिएंट हिस्ट्री का जो पीरियड है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से 7th सेंचुरी एडी तक का या सी तक का जो समय है उसे एंशिएंट हिस्ट्री माना जाता है। यानी कि
वो समय काल जहाँ से हमें कुछ नहीं पता, वहाँ से लेके अगर हम 7th सेंचुरी तक आएंगे तो वो क्या है, एंशियंट हिस्ट्री है। यानी कि सबसे लंबी तो है वो एंशियंट हिस्ट्री हुई आपकी, लेकिन सबसे कम एक्यूरेट भी आपकी एंशियंट हिस्ट्री है। उसमें जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसके हिसाब से हम हमेशा सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, सही आकलन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें बहुत कम सोर्सेज मिलते हैं, लिटरेरी सोर्सेज कम मिलते हैं तो उनको कई बार तो हम डेफिसिट नहीं कर पाते, डेसिफायर नहीं कर पाते, कि उनको पढ़ नहीं पाते। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है वो हमें समझ में नहीं आती है, हम किसी आज तक उसको डिकोड नहीं कर पाया है। कुछ और अवशेष मिलते हैं लिखित में, उनको हम प्रमाणित नहीं कर सकते कि वो सही हैं या गलत हैं। उससे पीछे जाएंगे तो लिखित में इतिहास ही हमें नहीं मिलेगा, जिसे प्री हिस्टोरिक टाइम कहा जाता है। तो एंशियंट हिस्ट्री बहुत लंबी है, 2 मिलियन ईयर से हम इंसानी इतिहास पढ़ते हैं, 7वीं शताब्दी तक उसे पढ़ेंगे और वहां तक का इतिहास हमें एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ना है। फिर मेडाइवल हिस्ट्री का जो टाइम है उसे हमें 7th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक पढ़ना है, और मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम हमें 18th सेंचुरी से लेके आगे जो इतिहास बचा उसको हमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। उसके बाद कई बार मॉडर्न हिस्ट्री को भी आज़ादी तक पढ़ लेते हैं, और आज़ादी के बाद का जो टाइम है उसे पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली हिस्ट्री में काउंट कर लेते हैं। लेकिन 3 चरणों में इतिहास को हम पढ़ते हैं, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। हालांकि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने भारत का इतिहास सबसे पहले लिखना शुरू किया था, तो उन्होंने इसे अलग तरीके से देखा था। उन्होंने एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न टाइम नहीं दिया था, उन्होंने कहा कि हिंदू इतिहास, फिर इस्लामिक इतिहास और फिर ब्रिटिश इतिहास से लिखा था। उसको हम तब पढ़ेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे कि अलग अलग इतिहासकारों के दृष्टिकोण क्या थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस के क्या दृष्टिकोण थे, इतिहास लिखने के पीछे क्या मंशा थी, क्या एजेंडा था, भारतीय इतिहासकारों के क्या एजेंडा थे, क्या उनका जो है उनका किस तरीके का स्ट्रक्चर था उस इतिहास को देखने का। तो इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन को अगर आप देखते हैं भारत के आज़ाद होने तक, तो वो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। हालांकि यहाँ तो 4000 BC से ही टाइम दे रखा है, लेकिन इससे पहले का भी जो पीरियड है, जो पाषाण काल चल रहा था, पैलियोलिथिक एज जो चल रही थी, उसकी हम बात करेंगे अलग से। लेकिन यहाँ से 4000 BC से अगर आप देखें तो स्टोन एज चल रही थी, यहाँ पे मेहरगढ़ साइट मिली। फिर आपकी चालकोलिथिक एज आई या ब्रोंज एज आई, जिसमें आप इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके आसपास के कई कल्चर्स को पढ़ते हैं। चालकोलिथिक पीरियड में कुछ कल्चर्स भी हुए और एक सिविलाइजेशन भी था फेमस, वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन कह देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कह देते हैं। फिर उसके बाद वैदिक पीरियड आया, और इसी वैदिक पीरियड में आयरन धातु की भी खोज की गई, तो आयरन धातु मिला, तो आयरन एज भी से कहा जाता है। और इस आयरन एज के बाद यहाँ पे जनपद और महाजनपद पीरियड आया, फिर मौर्यन डायनेस्टी आई, फिर शुंग डायनेस्टी आई, सातवाहन, गुप्ता, वकाटाक, ये तमाम डायनेस्टीज आ रही थी। और यहाँ पे क्लासिकल पीरियड आया, तब आपको दिखता है कि गोल्डन पीरियड भी आता है इसके बाद। तो यहाँ पे कई डायनेस्टीज आई, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, नॉर्थ वेस्ट में बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टीज ने यहाँ पे रूल किया। चोला डायनेस्टी हो, पहलव डायनेस्टी हो, साउथ इंडिया की है, चालुक्य डायनेस्टी हो, पांड्या, ये तमाम साउथ इंडिया की डायनेस्टीज थी। उसके अलावा बाद का जो पीरियड है, यहाँ पे गुप्ता पीरियड भी आया, जिसे भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। उसके बाद मेडाइवल पीरियड आता है, तो इस्लामिक इन्वेजन हुए, अरबों की तरफ से हुए, फिर उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से हुए, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पीरियड शुरू होता है। दिल्ली में जो है दिल्ली का सुल्तान बनता है, सुल्तान की उपाधि लेने वाला व्यक्ति वहाँ पे बैठता है, और कई वहाँ पे डायनेस्टीज ने रूल किया दिल्ली सल्तनत में। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, मुगल पीरियड आता है, तो वो मेडाइवल पीरियड ही चल रहा है। यहाँ पे ग्रीन में जो दिख रहा है, यहाँ पे अलग अलग सल्तनत आती हैं, बहमनी सल्तनत और ये सल्तनत सब आती हैं, मुगल एम्पायर वगैरह आता है, फिर ब्रिटिश दौर आता है, और उसके बाद भारत आज़ाद होता है। तो ये जो वो पीरियड है जिसको एक बहुत ही छोटे से डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रखी है। हालांकि भारतीय इतिहास के अगर टाइमलाइन को देखेंगे, आप समय रेखा को देखेंगे, तो एक काफ़ी लंबा डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक छोटे से ओवरव्यू के तौर पे इसे देख सकते हैं। अब हम बड़े ओवरव्यू की तरफ चलेंगे और एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर मेनली फोकस करेंगे। तो जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है, जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड से 7th सेंचुरी CE तक पढ़ते हैं, मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि प्री हिस्टोरिक टाइम क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक टाइम क्या होता है, ट्रू हिस्ट्री का टाइम कौन सा होता है। तो सबसे पहले जो यही बात समझ लेते हैं कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में डिफरेंस क्या है। प्री हिस्ट्री का वो टाइम होता है जिसमें कभी भी आपको रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो आदि मानव था वो पढ़ना लिखना जानता ही नहीं था, उसने कोई चीज़ें लिखी ही नहीं, वो बिल्कुल एकदम अपने सर्वाइवल के लिए जी रहा था, शिकार करता था। बेसिक जो टूल्स हैं, जो भी उसके पास टूल्स थे, चाहे वो स्टोन के बने हों, चाहे वो किसी धातु के बने हों, उससे वो अपना जो है जीवन चला रहा है। चाहे वो
किसी तरीके की खेती करे या किसी तरीके का शिकार करे। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिक रिपोर्ट नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो सारा पीरियड प्री हिस्टोरिक टाइम में माना जाएगा। हालांकि जब आयरन एज आई या चालकोलिथिक पीरियड आई, उस टाइम तक आदमी लिखना सीख गया था, तो वो प्रोटो हिस्ट्री में आ गया। लेकिन उससे पहले का जो पीरियड था, जो मेनली आप देख सकते हैं कि पाषाण काल जो था, पाषाण काल जिसे स्टोन एज कहते हैं, उस दौर को प्री हिस्टोरिक टाइम कहा जाता है। तो बेसिकली उस समय राइटिंग सिस्टम का इन्वेंशन हुआ नहीं था। वो पहले ह्यूमन बीइंग्स की कहानी को जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ते हैं हम। क्यों पढ़ते हैं भाई? इंसान तो था ही, वो जिस तरह से भी अपना जीवन जी रहा था, लेकिन उसे लिखना नहीं आता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका इतिहास हम पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे तो कैसे? क्योंकि उन्होंने तो लिखा नहीं अपने बारे में। तो किस हिसाब से उनके बारे में हम जानेंगे कि वो लोग कैसे थे? वो लोग कैसे थे, ये जानने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की मदद लेनी पड़ती है, उनका सहारा लेना पड़ता है। जहाँ जहाँ पे भी खुदाई होती है, हमारा पुरातात्विक विभाग जो है खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद जो भी अवशेष मिलते हैं, चाहे फॉसिल्स मिलते हों, आर्टिफैक्ट्स मिलते हों, चाहे मटेरियल रिमेन्स मिलते हों, उनके आधार पे आकलन किया जाता है कि यहाँ पे रहने वाले लोग किस तरीके के रहे होंगे, उनका कल्चर कैसा रहा होगा, वो किस तरीके का जीवन जीते होंगे, किस तरीके के टूल्स इस्तेमाल करते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, किस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर रहा होगा। जैसे एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री दोनों का डेवलपमेंट होता है, दोनों के बारे में हमें चीज़ें पता चलती हैं। प्रोटो हिस्ट्री, ये प्री हिस्ट्री हो गया। प्रोटो हिस्ट्री में कौन सा इतिहास हम जानते हैं? तो प्री हिस्ट्री में हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज की बात करते हैं, स्टोन एज में, जिसमें अलग अलग तरीके के आपको टूल्स मिलते हैं। पैलियोलिथिक में कुछ साधारण से टूल मिलते हैं जो कि इतने शार्प नहीं थे, इतने बेहतर नहीं थे। वो धीरे धीरे टूल्स जो हैं वो छोटे टूल्स भी होते गए और शार्प भी होते गए, बेहतर क्वालिटी के होते गए। तो उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ते हैं। इवन चालकोलिथिक पीरियड का भी कुछ हिस्सा, जो चालकोलिथिक यानी कि तांबर पाषाण काल, जिसमें तांबे का भी इस्तेमाल होता था और पत्थर का भी इस्तेमाल होता था एज ए टूल, उसका भी हिस्सा जो है वो कुछ हिस्सा जो है प्री हिस्ट्री में पढ़ते हैं और बाकी हिस्सा जो है वो प्रोटो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। प्रोटो हिस्ट्री मतलब वो पीरियड जिसमें इंसान को लिखना तो आ गया था, लेकिन उसका जो लिखा हुआ है उसको या तो हम समझ नहीं पाते, और समझ पाते हैं तो उसको एज ए हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पूरी तरह से डेवलप टेक्स्ट नहीं है, या फिर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि माइथोलॉजिकल है, मिथिकल उसमें एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसे इतिहास के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। क्योंकि हिस्ट्री, इतिहास जो है वो एक साइंस है, एक विज्ञान है, जिसमें हम सही चीज़ों को ही मानेंगे जो कि प्रूवन है किसी भी तरीके से, जिसमें आपको कई चीज़ों का जो है सम्मिलित स्वरूप चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी उस लिखित चीज़ को सपोर्ट करें। तो आर्कियोलॉजी को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो रिटन टेक्स्ट की बजाय आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स होंगी उनका जो कहा हुआ है उसे ज़्यादा माना जाएगा, उसकी बात को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है बेसिकली। तो जो लिखी हुई चीज़ें हैं या तो वो पढ़ी नहीं जा पा रही हैं, पढ़ी जा पा रही हैं तो उनमें जो लिखी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, और डेवलप भी हैं तो उनमें चीज़ें हैं वो इस तरीके की नहीं है कि उसे हिस्ट्री में शामिल किया जाए। तो वो जो पीरियड है वो प्रोटो हिस्ट्री का टाइम है। और प्रोटो हिस्ट्री में कौन से सभ्यता को पढ़ते हैं हम? एक तो पढ़ते हैं IVC को, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हड़प्पा सभ्यता, या सिंधु घाटी सभ्यता, या मोहनजोदारो सभ्यता, ये सभी इसी के नाम हैं। और ये कहाँ पे थी? सिंधु घाटी या इंडस रिवर के किनारे पे बसी हुई सभ्यता थी। इसके अंदर जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको कोई डिसिफायर नहीं कर पाया, आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है कि ये लोग क्या लिखते थे, इनका कोई मीनिंग भी था या नहीं था। एक लाइन में लिखते थे, पिक्टोग्राफी जो इनकी थी, तस्वीरों के हिसाब से, भावार्थ के हिसाब से जो चीज़ों को लिखते थे, उनको आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। तो जब डिकोड नहीं कर पाया तो इसका कोई इतिहास के अंदर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनकी लिखी हुई चीज़ों के हिसाब से हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। तो ये क्या है? प्रोटो हिस्ट्री में काउंट होता है। उसके अलावा जो आपका वैदिक कल्चर था, वैदिक एज थी या वैदिक सिविलाइजेशन जो थी, जिसे आर्यन एज या आयरन एज के अंदर भी शामिल किया जाता है, जो कि 1500 BC से 600 BC के बीच का पीरियड माना जाता है। हालांकि ये जो समय काल है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि वेदों का जो समय काल है वो 1500 BC अभी तक माना जाता है कि 1500 BC का समय है। उस समय सबसे पहले ऋग्वेद जो है उसकी शुरुआत हुई होगी, कंपाइलेशन शुरू हुआ होगा। लेकिन ये ऋग्वेद और बाकी जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं, ये चारों वेद जो हैं इनका रिटन में कंपाइलेशन जो है वो 600 BC के बाद में हुआ।
बेसिकली इससे पहले ये श्रुतियाँ थी, अनुश्रुतियाँ थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़ॉर्म हो रही थी। लोग बोल-बोल के अपने आने वाले वंशजों को बता रहे थे कि ऋग्वेद में क्या है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और इनमें अथर्ववेद में क्या है। तो 600 बीसी से पहले का जो पीरियड है, वैदिक पीरियड, इस पीरियड को भी हम बहुत जगह प्रोटो हिस्ट्री में ही काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिखी हुई चीज़ें हैं, वो बहुत बाद में लिखी गई हैं और जो लिखी गई चीज़ें हैं, उनको भी कई जगहों पे ऐतिहासिक तौर पे नहीं देखा जाता है। इतिहास में उनको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है? उसके बाद जो है बातें आती हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री वो पीरियड है जिसमें चीज़ें रिकॉर्डेड तरीके से मेंशन है, रिकॉर्डेड तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, कि एक्सटेंसिव राइटिंग रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं, ना केवल कोई पेपर पे ही, बल्कि इंस्क्रिप्शंस पे, मैन्युस्क्रिप्ट्स में या किसी दूसरे टेक्सचुअल सोर्सेज के अंदर हमें उनमें चीज़ें मिलती हैं और उनका इस्तेमाल हम इतिहास के लेखन में भी करते हैं। तो वो पीरियड जो है वो ट्रू हिस्टोरिक पीरियड आ जाता है, जिसमें हम इतिहास में कैसे-कैसे चीज़ें लिखते हैं, आर्कियोलॉजिकल चीज़ें तो आती ही हैं हमें सामने, जो पुरातात्विक विभाग हमारी खोज करता है, खुदाई से पता चलती हैं, वो तो मिलती ही हैं, लेकिन साथ में सपोर्ट के लिए रिटन रिकॉर्ड्स भी हमें मिलते हैं। तो वो पीरियड जो है वो कौन सा पीरियड आ गया आपका, जो है हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, ये 3 तरीके के पीरियड्स आपको एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करेंगे, जब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं तब। तो 2 मिलियन बीसी से, मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। तो 20 लाख सालों से ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ते हैं हम, यहाँ से ह्यूमन होमोसेपियंस के इतिहास को पढ़ते हैं, उसका भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट हुआ है। तो 20 लाख सालों से जो इतिहास को पढ़ा जाता है, 20 लाख सालों से लेके 10,000 बीसी तक का जो पीरियड है, उसे पैलियोलिथिक पीरियड में पढ़ा जाता है। पूर्व पाषाण काल, ठीक है, अर्ली पाषाण काल, जिसमें स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो स्टोन टूल्स इतने बेहतर ढंग से नहीं बनाए जाते थे, उनका जो शार्पनेस थी वो इतनी बेहतर नहीं थी। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें लोगों को पता थी, सिर्फ अपना सर्वाइवल जानते थे, आग वगैरह जलाना, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा वो सीख गए थे। फिर मेसोलिथिक पीरियड, इसमें क्या होता है कि इसमें डोमेस्टिकेशन होने लग गया था एनिमल्स का। पहले तो एनिमल्स को सिर्फ मार के खाना जानता था आदमी, शिकार करना जानता था, शिकारी था, सब लोग शिकार करते थे, फिर साथ में रहने लग गए, थोड़े थोड़े कम्युनिटी में रहने लग गए, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, नोमैडिक थे। मेसोलिथिक में भी आपको नॉर्मली नोमैडिक ही नजर आएंगे वो लोग। फिर नियोलिथिक पीरियड जब आता है, न्यू पाषाण काल, नया पाषाण काल, जिसमें पत्थर से बने हुए टूल जो है वो बेहतर हो गए, शार्प हो गए, एग्रीकल्चर का भी इस्तेमाल करने लग गए, एग्रीकल्चर जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया। हालांकि एग्रीकल्चर का जो इतिहास है वो 10,000 बीसी के आसपास का ही मिलेगा आपको दुनिया भर के अलग अलग सिविलाइजेशंस में। आप चाहे इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें, मेसोपोटामिया की करें, भारत की बारे, तो आपको अर्लीस्ट जो एग्रीकल्चरल साइट्स हैं वो 10,000 बीसी, 9,000 बीसी, 8,000 बीसी, यहाँ के आसपास के पीरियड में मिलेंगी। भारत में नियोलिथिक पीरियड में माना जाता है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी। तो 8,000 बीसी से 4,000 बीसी के बीच का जो पीरियड है वो न्यू पाषाण काल, नया नियोलिथिक पीरियड था। लिथिक का मतलब होता है पत्थर और नियो मतलब नया। फिर उसके बाद आता है चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्को का मतलब होता है धातु। कौन सी धातु? कॉपर। कॉपर जो है वो पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल किया गया था ह्यूमन बींग्स के द्वारा, इंसान के द्वारा। कौन सी धातु सबसे पहले इस्तेमाल की गई? तांबा। उसका भी ब्रोंज वाला वर्जन है वो आगे काफी चला, तो वो एक मिक्स मेटल हो गया, ठीक है। तो चाल्कोलिथिक पीरियड जो है वो 4,000 बीसी से 1,500 बीसी के बीच का पीरियड है। इसी चाल्कोलिथिक पीरियड में एक सिविलाइजेशन भी था जो कि था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि उसका पीरियड अगर हम देखें तो 3300 बीसी से 1300 बीसी के बीच का पीरियड मिलेगा। ये इसका ओवरऑल पीरियड है। अलग अलग जगह आपको कहीं 2500 से 1500 मिल जाएगा, कहीं 2700 से 1500 मिल जाएगा, कहीं 2500 से 1300 मिल जाएगा। ज़्यादा उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पुराने समय के इतिहास के अलग अलग सोर्सेस अलग अलग डेट्स बताते हैं, और ये डेट्स आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। कहाँ से कहाँ तक महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए? ये आप ये मान लीजिए कि अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ था भारत में 326 बीसी में, उसके बाद की जो डेट्स हैं वो फिर भी महत्वपूर्ण है। उससे पहले की जो डेट्स हैं वो वेरी करती हैं अलग अलग सोर्सेज में, अलग अलग जगह। तो ये मैं वो पीरियड बता रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसमें इसके राइज से लेके इसके कंप्लीट फॉल तक की बात तकरीबन इसी पीरियड में मानी जाती है कि 3300 बीसी के समय से लगभग इसके राइज हुआ और 1300 बीसी तक कंप्लीटली डिक्लाइन हो गया, ठीक है। मेच्योर पीरियड जो है वो 2500 से 1500 बीसी के बीच का माना जाता है। उसके बाद एक और सिविलाइजेशन आया, वो था वैदिक सिविलाइजेशन, जिसे 2 चरणों में पढ़ा जाता है। एक तो था अर्ली वैदिक पीरियड और एक था लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो था उसको
माना जाता है कि वो 1500 से लेके 1000 के बीच में था, या 1100 भी बताया जाता है कहीं पे, बीसी में ही है सब कुछ, यानी बिफोर क्राइस्ट ऑब्वियसली। और 1000 बीसी से जो 600 बीसी के बीच का पीरियड है वो लेटर वैदिक पीरियड है माना जाता है। क्यों है आगे थोड़ी सी इसकी डिस्कशन तो करेंगे ही जब हम और कंटेंट को पढ़ेंगे इसमें। फिर इसी पीरियड में आयरन एज, आयरन की शुरुआत भारत में जो है तकरीबन तकरीबन 1000 बीसी से 700-600 बीसी के बीच में शुरुआत हुई कहीं ना कहीं। ये एक एग्जैक्ट डेट नहीं पता चलती, तो लगभग 700 बीसी के आसपास लोहे का इस्तेमाल करने लग गए थे। और लोहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है किसी भी सिविलाइजेशन के लिए। कुछ भी करना हो, जो टूल्स बनते हैं वो लोहे के बनते हैं, आज भी बनते हैं। तो आयरन की शुरुआत एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम थी। उसके बाद महाजनपद पीरियड, इसकी भी हम बात करेंगे, ये 600 से लेकर 200 बीसी के बीच में था। फिर मौर्यन पीरियड 321 से, जो कि भारत का पहला ताकतवर साम्राज्य था और सबसे बड़ा साम्राज्य था, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा। उसके बाद उतना बड़ा साम्राज्य कभी नहीं बना जितना कि अशोक के समय पे था। फिर पोस्ट मौर्यन किंगडम्स जो थे, जिन्हें मिडिल किंगडम भी कहा जाता है, 200 बीसी से 300 सीई के बीच में, कि मौर्यन साम्राज्य जब इतना बड़ा साम्राज्य खत्म हो गया, डिक्लाइन कर गया, तो उसकी जगह बहुत सारे साम्राज्य आ गए, भारतीय साम्राज्य के भी आ गए। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है आज के समय, वहाँ पे कुछ वेस्टर्न, कुछ बाहरी आक्रमणकारियों ने भी कब्जा कर लिया, और वहाँ पे आके वो जो है उनकी जगह उन्होंने अपने साम्राज्य बना लिए। ठीक है, जैसे इंडोसीथियंस हुए, पर्थियंस हुए, इन्होंने यहाँ पे साम्राज्य बना लिए। फिर गुप्ता किंगडम, जो कि भारतीय इतिहास का क्लासिकल पीरियड या गोल्डन पीरियड कहा जाता है। फिर पोस्ट गुप्ता और कंटेम्प्रेरी गुप्ताज, उनकी बात आती है 7वीं सेंचुरी तक, हर्षवर्धन के पीरियड तक की बात आती है। 647 में सम्राट हर्षवर्धन, जो कि पुष्पभूति वंश के आखिरी राजा थे, उनकी मृत्यु के बाद का जो है मान लिया जाता है कि वो एंशियंट पीरियड का अंत था। उसके बाद 7वीं शताब्दी के अंत होते होते अरब की तरफ से इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो गए थे और नया दौर शुरू हो गया था, और उसे मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत कहते हैं, जिसको हम अभी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री पीरियड को आप समझ गए होंगे ना कि क्या डिफरेंस है। प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड मिलता ही नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री में रिटर्न रिकॉर्ड तो मिलता है, आदमी लिखना तो सीख गया था, लेकिन उसे इतिहास के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। हिस्टोरिक पीरियड में उसे इतिहास के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये बात है। अब समझ लेते हैं कि इंडियाज एंशियंट पास्ट, जो आर एस शर्मा की ऑक्सफोर्ड वाली किताब है, इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो 31 चैप्टर हैं भाई, इन सभी चैप्टर्स को हम आने वाले समय में पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो ये क्या क्या बताते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास जो है, प्राचीन भारत का इतिहास जो है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसे जानना क्यों चाहिए, उसे पढ़ना क्यों चाहिए। अब आप इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, आप अपने आप से सवाल पूछिए। आप अपने पूर्वजों का इतिहास जानना चाहते हैं, हम कौन हैं ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ से आए, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारा आज का जो डेवलपमेंट है, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसमें बहुत सारे पहलू हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए हैं। वो कैसे हुआ, वो प्रोसेस क्या रहा, उस प्रोसेस को जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा। तो इसमें आर एस शर्मा ने बहुत सारे चीज़ों को जो है इंक्लूड कर रखा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, रिलेवेंस, जो पास्ट का प्रेजेंट के लिए रिलेवेंस है उसकी भी बात कर रखी है कि हमारे पास्ट में हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी गलतियां भी करी दुनिया भर में, जो हम सब लोगों ने करी हैं गलतियां, हम भी करते हैं। तो उनसे हम क्या सीख सकते हैं। जैसे कि हम जब वर्ल्ड वॉर 2 इनको पढ़ते हैं तो हम जानते हैं ना कि वर्ल्ड वॉर 1 के होने के पीछे के कारण क्या थे। वो कारण जो हैं दोबारा ना क्रिएट हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध ना शुरू हो जाए, उससे हम पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हमारे पास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें हम जानते हैं कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, हमारे यहाँ पे सामाजिक स्थिति अलग अलग वर्णों की कैसी थी, स्त्रियों की कैसी थी, और आज कैसी है, और हम क्या सीख सकते हैं उससे, कैसे टॉलरेंट हो सकते हैं, कैसे एम्पैथी कर सकते हैं एक दूसरे के प्रति। तो वो चीज़ें जो है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आने वाले समय में यही चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशियंट इंडिया, जो आज के इतिहासकार हैं, आज के ही नहीं, जब से एंशियंट हिस्ट्री लिखनी शुरू हुई, तकरीबन ब्रिटिश एरा में ही शुरू हुई थी, तो उनके पर्सपेक्टिव क्या थे, उस किस तरह से लिखा गया, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। जो आज इतिहास हम पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास रफली हम सेम सा ही पढ़ते हैं, चाहे आप आर एस शर्मा पढ़ लो, चाहे कोई दूसरी किताब पढ़ लो, लगभग सेम ही मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको माइन्यूट डिफरेंस मिलेगा। इतिहासकार का जो नज़रिया है और उसकी जो विचारधारा है, उसका प्रभाव आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन जब इतिहास का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तो कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने सबसे पहले लिखना शुरू किया। अब कॉलोनियल हिस्टोरियंस कौन थे, जो ब्रिटिशर्स भारत के ऊपर रूल कर रहे थे, उन्हीं के लोगों ने जब इतिहास लिखना शुरू किया तो उनका तो अपना एजेंडा था
कि भारतीयों को डिमीन करके दिखाना, भारतीयों के ऊपर ये दिखाना कि तुम लोग तो अनसिविलाइज़ थे, हम तुम्हें सिविलाइज़ करने के लिए आए हैं और हम ना होते तो तुम तो ऐसे ही रहते, तुम्हारा तो कुछ इतिहास ही नहीं है, तुम तो हमेशा से कमज़ोर ही रहे हो। ये दिखाने की कोशिश उन्होंने करी, उनका एजेंडा था किसी भी तरीके से इन लोगों को दबा के इनके ऊपर रूल करें और इनको कहीं न कहीं उसके इनके सच्चे पास से दूर रखा जाए। ये उनकी कहीं न कहीं एजेंडा तो था ही उनके मन में। और फिर उसके बाद उसके रिपरकशंस क्या हुए, उसके रिटेलिएशन में, उसके विरोध में नेशनलिस्टिक अप्रोच आई कि भारतीय इतिहासकारों ने, जो कि नेशनलिस्ट थे, उन्होंने अपना इतिहास लिखना शुरू किया और उन्होंने कहा कि तुम जो बता रहे हो वो गलत है, हम बताएंगे कि हमारा इतिहास क्या था। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बन चुका था, उस समय खुदाई हो रही थी, उसके हिसाब से कॉलोनियल हिस्टोरियंस अलग तरीके के अपने आंकड़े निकाल रहे थे, भारतीय इतिहासकार अपने आंकड़े निकाल रहे थे। तो फिर उसके बाद दोनों के बीच में एक मतभेद था, बहुत बड़ा मतभेद था, और भारत क्योंकि ब्रिटेन का गुलाम भी था, तो उसके बाद दोनों कहीं ना कहीं एक्सट्रीम्स हो गए, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गए। कॉलोनियल व्यू और नेशनलिस्टिक व्यू तो एकदम एक दूसरे से अपोजिट था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके नॉन पॉलिटिकल एक वो आया, फेज आया, जिसमें ये हुआ कि इतिहास को एक स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा या किसी भी एजेंडा के तहत नहीं पढ़ना है। उसे पढ़ेंगे तो हम कहीं भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। एक आदमी ग्लोरीफाई करेगा, एक डिमीन करेगा, उसके कोई नतीजा नहीं निकलेगा और सच्चाई से हम हमेशा दूर रह जाएंगे। तो वो अप्रोच रही, उससे क्या है कि सही इतिहास सामने आता भी है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद कम्युनल अप्रोच भी आई। कम्युनल अप्रोच क्या हुआ कि अपने अपने पूर्वजों को महान बताने के लिए लोग एक प्रयास करते हैं और कहते हैं कि इतिहास को हम अपने हिसाब से लिखेंगे, जो लोगों ने बताया वो सही इतिहास नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों को एनालिसिस करके मॉडर्न हिस्टोरियंस की जो अप्रोच है उसको यहाँ पे आर एस शर्मा ने इस चैप्टर में बताया है। फिर नेचर ऑफ सोर्स एंड हिस्टोरिक कंस्ट्रक्शन, कि भाई इतिहास लेखन के लिए कौन कौन से सोर्सेज की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीजें हैं जिसके हिसाब से इतिहास लिखा जाता है और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है। तो मटेरियल रिमेन्स, जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू खुदाई के माध्यम से पुरातात्विक विभाग जो निकालता है, उसमें मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं, उनकी कार्बन डेटिंग होती है। कार्बन डेटिंग के हिसाब से उसका समयकाल निकाला जाता है, और समयकाल और वहाँ पे क्या क्या मटेरियल रिमेन्स बने, किस तरीके का स्ट्रक्चर था, आर्किटेक्चर कैसा था, वहाँ पे रहने वाले लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे, किस तरीके के उनके पोट्री क्या थी, क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। ये सामने मटेरियल रिमेन्स में आ गया। फिर कॉइन्स, कॉइन्स शुरुआती समय पे नहीं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले के समय की बात नहीं कर रहे, लेकिन जब साम्राज्य थे बहुत सारे, तो उनके कॉइन्स के हिसाब से उनकी स्थिति को समझ सकते हैं कि यहाँ पे राजा था, वो उसके कॉइन्स कितनी दूर तक मिले हैं, उसका प्रभाव कहाँ तक था, उसका व्यापार कहाँ तक था। इंस्क्रिप्शंस जो अभिलेख मिलते हैं, उनके हिसाब से एक राजा की या किसी भी समाज की और उस समय का जो स्ट्रक्चर था, ढांचा था, उसको समझ पाएंगे, चाहे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या सोशल स्ट्रक्चर या किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर, उससे समझ पाएंगे। रिलीजन की स्थिति समझ पाएंगे। लिटरेरी सोर्सेज के माध्यम से हम चीज़ों को समझ पाते हैं कि उस दौर में, समकालीन पीरियड में जो चीज़ें लिखी गई, उनके हिसाब से उस समय का समाज, उस समय का पॉलिटिकल ढांचा कैसा था। फॉरेन अकाउंट्स में भी हमें देखना पड़ता है झांक के कि भाई भारत में तो जो लोग थे उन्होंने तो अपने हिसाब से लिख दिया, लेकिन फॉरेन अकाउंट्स क्या कहते हैं। एक चीज़ कही जाती है इतिहास के बारे में, आपको पता होगा कि इतिहास तलवार की नोक पे लिखा जाता है। जो ताकतवर है, इतिहास उसका गुलाम होता है। क्योंकि एक राजा है, मान लीजिए एक बहुत ताकतवर राजा है, इसके बारे में कौन लिखेगा? इसके दरबार में जो कवि हैं या इसके दरबार में जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, इतिहासकार हैं, वही लिखेंगे। और इसकी मर्जी के खिलाफ इसके बारे में कुछ गलत लिख सकते हैं क्या? वो नहीं लिख सकते। उस समय वैसे ही बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे, जो लिखे पढ़े लिखे होते थे, वो राज दरबार में इसी जगह ऐसी जगहों पे रहते थे, तो वो तो अपने राजा को ग्लोरीफाई ही करेंगे ना, ये बात है। उससे कभी कभी सही सच्ची तस्वीर सामने नहीं आती, इसलिए फॉरेन अकाउंट्स को भी खंगालना पड़ता है कि भाई विदेशियों ने इसके बारे में क्या लिखा है, जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है उसका और विदेशी अकाउंट्स में सिमिलरिटीज़ कितनी है, समानताएं कितनी हैं। फिर उसके बाद विलेज स्टडी भी की जाती है, नेचुरल साइंसेस का भी प्रयोग किया जाता है, हिस्टोरिक सेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है कि भाई किसी भी चीज़ को आप मान लीजिए एक कॉइन मिला आपको या मेटलिक रिमेन मिला, उसके हिसाब से अपना सेंस भी तो इस्तेमाल करेंगे कि ये क्या कहती है चीज़। तो उसकी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पे आप किसी सेंस पे पहुंचते हैं, तब जाके एक हिस्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट हो पाती है, उससे ही कंस्ट्रक्शन हो पाता है। तो ये नेचर ऑफ सोर्स और हिस्टोरिक कंस्ट्रक्शन में हमें चैप्टर 3 में पढ़ना है। फिर जियोग्राफिकल सेटिंग्स में भी पढ़ना है कि इंडिया, जो आज का इंडिया आपको नज़र आता है, आज की भौगोलिक स्थिति नज़र आती है, विविधताओं में एकता वाला देश जिसे हम कहते हैं, जिसमें
एक तरफ हिमालय जैसा महान पहाड़ है, 3 तरफ समुद्र है, नीचे की तरफ आप जाएँगे तो प्रायद्वीप है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं समतल है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं सूखा है। इसकी जो है किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, ये देश ऐसा कैसे बना भई? ये बड़ी बात है ना, कि बहुत सारे देश भी बन सकते थे। यूरोप में सेम ज्योग्राफी होने के बावजूद भी बहुत छोटे-छोटे देश बने हुए हैं। तो हमारी जो यूनिटी कैसे बनी, हम एक देश के तौर पे ऐसे कैसे बने, मानसून का क्या रोल हुआ, नॉर्दर्न बाउंड्रीज़ कैसे बनी, रिवर्स का क्या रोल रहा, नेचुरल फ्रंटियर्स कैसे बने, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कैसे हुए आपस में। एक देश का देश बनने के लिए मतलब सिर्फ़ बाउंड्रीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बाउंड्रीज़ का बनना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो बनी कैसे। हम अपने आप को भारतीय कहते हैं और पुराने नाम भी हैं देखिए भारत के, हम कहते हैं ना आर्यवर्त, जो कि ऊपर वाला हिस्सा था जहाँ पे आर्यंस सिविलाइजेशन के लोग रहते थे। उसके बाद भारतवर्ष कहा जाता है पूरे देश को। उसके अलावा इंडिया तो बाद में नाम पड़ा। तो इस तरह से ये जो देश है इसका नाम कैसे पड़ा और किस तरह से इसका जियोग्राफिकल सेटिंग्स का जो है इसमें रोल बनता है। तो ये जियोग्राफिकल सेटिंग्स आप देखिए, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ पठार हैं, कहाँ रेगिस्तान है, इसका डेवलपमेंट और कैसे इसका प्रभाव पड़ा पॉलिटिक्स पे, कल्चर पे, सोशल स्ट्रक्चर पे, ठीक है? वो देख रहे हैं। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट भी इसी का हिस्सा है, जियोग्राफिकल सेटिंग्स का ही कहीं न कहीं हिस्सा है। तो इसमें सराउंडिंग्स का, सेटलमेंट्स का, रेन और ह्यूमन्स का, इसका कैसे प्रभाव पड़ा कि भई जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ लोग ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते, दूसरी जगह जाते हैं। जहाँ नदियाँ हैं और जहाँ नदियाँ हैं उसके पास लोग जो है अपनी सभ्यता को बसाते हैं, लेकिन जब नदियों में बाढ़ आती है और कुछ बड़ा विपदा आती है तो वहाँ से लोग जाते भी हैं। एल्टीट्यूड्स, एनवायरनमेंट्स, इन तमाम चीज़ों का इतिहास पे क्या फ़र्क पड़ा है और ऐतिहासिक तौर पे ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे बदली हैं, उसका भी बात है। कि जैसे कहा जाता है कि एक पुरानी नदी थी सरस्वती नदी, जिसका ज़िक्र मिलता है हमारे पुराने टेक्स्ट्स में, एंशिएंट टेक्स्ट्स में, लेकिन वो नदी आज नहीं मिलती। कहते हैं कि वो लुप्त हो गई। वो नदी थी भी या नहीं थी, तो इस तरीके की चीज़ें हमें पता चलती हैं कि ज्योग्राफिकल सेटिंग्स भी किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदली हैं। आज हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं कि पहले कितना पहले से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब वार्मिंग बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हम जब हिस्ट्री ऑफ अर्थ को पढ़ते हैं, पृथ्वी के इतिहास को पढ़ते हैं, तो हम बहुत सारी आइस एज का भी पढ़ते हैं, बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, अलग अलग स्पीसीज़ के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें जियोग्राफी का और जियोग्राफिकल डेवलपमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ये भी पोर्शन जो है एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री को हम बहुत लंबे अरसे से पढ़ रहे हैं ना। एंशिएंट हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो वो तो 2 मिलियन ईयर से लेकर 7th सेंचुरी एडी तक पढ़नी है। तो उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जियोग्राफी में और इन्वायरमेंट में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं वो महत्वपूर्ण है। फिर बात आती है छठे चैप्टर की, ये है लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। भारत में बहुत लोग अलग-अलग जगहों से आए ही, दुनिया भर में आप जानते हैं कि होमो सेपियंस की अलग-अलग थ्योरीज़ हैं। देखिए एक वो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि अफ्रीका से ही आज का जो ह्यूमन बीइंग है, होमो सेपियंस वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहीं से निकला और दुनिया भर में जाके सेटल हुआ अलग-अलग जगहों पे। और निएंडरथाल और अलग-अलग लोगों की अलग-अलग थ्योरीज़ हैं, उसकी हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन नेटिव है, कौन बाद में आया, कौन पहले आया। और भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होती है किसी भी सभ्यता के लिए, किसी भी एथनिक ग्रुप के लिए। एथनिक ग्रुप में आप जानते हैं कि उनके कल्चर, रिलीजन और उनकी भाषा भी एक इम्पोर्टेंट पहलू होती है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक लोग कौन हैं, किस तरीके के लोग हैं वो, तिब्बतो बर्मन्स की बात करेंगे, द्रविडियंस की बात करेंगे, इंडो आर्यंस की बात करेंगे। एथनिक ग्रुप्स अलग-अलग जो हैं जिनकी अलग-अलग लैंग्वेज फैमिलीज़ हैं और वो एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज के बहुत करीब है या दूर है और उसकी लैंग्वेज फैमिली कौन सी है, इसकी भी यहाँ पे बात होगी लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स में। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं ओल्ड स्टोन एज में। अब आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि 3 एज हैं स्टोन एज में, वैसे तो 4 हैं अगर हम ताम्र पाषाण युग की बात अलग से करें। सिर्फ पाषाण काल की बात करें तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक 3 पीरियड हैं। पैलियोलिथिक वो पीरियड जिसमें, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, जिसमें बहुत ही ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था जिसमें आप कह सकते हैं कि हंटिंग के लिए वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और उनकी कटिंग एज इतने शार्प नहीं थे, वो थी रफ थे, वो रफ शेप के टूल्स थे उनके। और इस समय पे क्या-क्या चीज़ें जानता था इंसान कि भई अपना फूड कैसे गैदर करना है। हंटर गैदरर था, हंटिंग करता था तो उन टूल्स, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल शिकार के लिए करता था बेसिकली मेन। फिर उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड आते-आते, जिसे मिडल स्टोन एज कहा जाता है,
तो ये तकरीबन कब शुरू हुई? मेसोलिथिक पीरियड का जो है अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग दिया जाता है वैसे तो देखो समय। यहाँ पे 15,000 बीसी दे रखा है, कहीं आपको 10,000 मिल जाएगा, 10,000 से 8,000 के बीच का समय मिल जाएगा। तो 2.5 मिलियन, कहीं 2 मिलियन, इसमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि यहाँ पे तो 2 मिलियन बता दिया, वहाँ पे 2.5 मिलियन बता दिया। मैंने क्या कहा? ये समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 25 लाख सालों की बात कर लो या 20 लाख सालों की बात कर लो, उस समय का कुछ वैसे तो मिलता तो है नहीं, सिर्फ आर्टिक्राफ्ट मिलते हैं। उनकी खुदाई के माध्यम से हम कहते हैं कि हाँ, इस टूल में तो कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ इसका इस्तेमाल तो क्या करता था आदमी, सिर्फ पत्थर मार के या कट करके सिर्फ शिकार के लिए करता था। तो 2.5 मिलियन या 2 मिलियन से लेकर 10,000 बीसी तक का जो समय है, उस समय इंसान को ज़्यादा चीज़ें नहीं आती थी, उसे सिर्फ और सिर्फ शिकार करके खाना आता था, सिर्फ सर्वाइवल के लिए जिंदा था। बेसिक फैमिलीज़ वगैरह भी बनाना नहीं आता था, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, नोमैडिक था। घुमक्कड़ क्यों था? क्योंकि एक जगह फूड खत्म हो गया, जंगली जानवर भाग गए और शिकार जिनका करना चाहता है वो जीव वहाँ पे नहीं रहे, तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दूसरे जंगलों में रहना पड़ेगा, वहाँ पे जाकर शिकार करेगा। फिर उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड आया, तो मेसोलिथिक पीरियड के आसपास के समय में उसने क्या किया? एनिमल्स को थोड़ा-थोड़ा पालना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल डॉग को पालना शुरू कर दिया, दूसरे एनिमल्स को थोड़ा बहुत पालना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ? वो उनको साथ रखता था, किंगशिप आ गई। किंगशिप मतलब साथ में रहने लग गया, परिवार बना के रहने लग गया, लेकिन फिर भी थोड़ा नोमैडिक ही था, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। लेकिन फिर नियोलिथिक पीरियड जब आता है, तकरीबन कहीं 10,000 साल बीसी का बोल देते हैं, कहीं 8,000 बीसी का बोल देते हैं, तो उसमें नियोलिथिक पीरियड में बेसिकली क्या हुआ कि अर्ली रूरल सेटलमेंट्स होने लग गए, ग्रामीण तरीके से रहने लग गया। क्यों? क्योंकि इस समय वो एग्रीकल्चर सीख गया था, खेती करना सीख गया था, और खेती करना जब सीखेगा आदमी, तो जहाँ पे खेती करेगा वहाँ उसे रुकना तो पड़ेगा। फसल बोएगा, काटेगा, तो उसमें तो टाइम लगेगा, तो उसे एक जगह रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो नोमैडिक से वो सेटलर बन गया, सेटलमेंट होने लग गए, और जो टूल्स वो इस्तेमाल करने लग गया वो भी थोड़े शार्प होने लग गए, बेहतर होने लग गए। क्यों? क्योंकि अब उसे खेती भी करनी है, कटाई भी करनी है, और अब वो एनिमल्स को पाल भी रहा है, तो वो उसका फूड जो है, वो फूड चेन भी थोड़ी ना थोड़ी बदल गई। क्योंकि वो सिर्फ पहले क्या खाता था? हंटर गैदरर था, तो सिर्फ मांस खाता था, जीवों को मार के खाता था। अब वो क्या करने लग गया? ये भी खाने लग गया, फार्मिंग करने की वजह से फ्रूट्स जो भी उससे निकालता था वो ग्रेन्स भी खाने लग गया। पहले भी कुछ ना कुछ तो खाता ही था, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाता था। जो नेचुरली जो चीज़ें मिल जाती थी, फ्रूट्स वगैरह, वो तो वो खाता ही था। तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो पुराने मेसोलिथिक पीरियड में भी कुछ आपको हंटर गैदरर्स के साथ-साथ कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, कुछ आर्ट्स मिलेंगे, कुछ पेंटिंग्स मिलेंगे अलग-अलग समय की, वो मैं आपको आर एस शर्मा में जो इंक्लूड है वो तो बताऊँगा ही, लेकिन साथ में कुछ और भी इससे परे की जो चीज़ें हैं उनके लिए सेपरेट वीडियो जल्दी ही बनाऊँगा, जब हम चीज़ों को डिस्कस करते जाएँगे, ठीक है? तो नियोलिथिक पीरियड तक की बात हो गई। फिर चालकोलिथिक पीरियड की आ गई। चालको प्लस लिथिक यानी कि ताम्र पाषाण युग। पत्थर का टूल्स का इस्तेमाल अभी भी होता था, लेकिन साथ में तांबा जो धातु है उसका इस्तेमाल भी होने लग गया। उसकी एक नई खोज हो गई। खोज के रूप में एक नई धातु का इस्तेमाल होने लग गया, और उससे और दूसरे तरीके के टूल्स जाने लगे, और उन टूल्स का इस्तेमाल वो अपनी डेली रूटीन की क्रियाओं के लिए कर रहा था। उसके बाद इसी चालकोलिथिक पीरियड के बाद उसी पीरियड में ब्रॉन्ज एज की शुरुआत होगी। मतलब चालकोलिथिक पीरियड जो है वो बेसिकली तांबा और तांबे से ही एक मिक्स मेटल बनता है, अलॉय बनता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, और वहाँ से एक सभ्यता का राइज होता है, जैसे हड़प्पन सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो इसको हम सेपरेटली तो पढ़ेंगे ही। तो यहाँ पे देखिए आप अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन देखिए आप, 3300 से 2800 बीसी के बीच का समय दे रखा है कि यहाँ अर्ली शुरुआती समय था, प्री मेच्योर पीरियड था। यहाँ पे आपको कुछ और कल्चर भी नजर आ रहे हैं, आहार कल्चर, कनेश्वर जोधपुरा कल्चर, उसके अलावा कायस्थ कल्चर, मालवा कल्चर, ये जॉर्वे कल्चर, ये जो ट्रेडिशंस हैं इनको सेपरेटली भी हम किसी दिन पढ़ेंगे। अगर मैं देखूंगा आर एस शर्मा में इसमें कितना दे रखा है, उसके हिसाब से लगा तो मैं साइडली आपको बता दूंगा। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चालकोलिथिक जो है कल्चर्स फैले हुए थे। एक कल्चर्स और एक सिविलाइजेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। कल्चर्स में बेसिकली लोग रहते हैं अलग अलग तरीके से रहते हैं, उनका कल्चर सेम होता है, वो सेम तरीके के ट्रेडिशंस रिचुअल्स वगैरह फॉलो करते हैं, लेकिन उनका एक सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होना बड़ी बात होता है कि सिविलाइजेशन में एक बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, पॉलिटिकल थोड़ा ढांचा भी होता है, कहीं ना कहीं उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी होता है, सोशल स्ट्रक्चर भी होता है। उतनी सब चीज़ें ये लोग नहीं जानते होते हैं, ये सिर्फ अपना जीवन यापन कर रहे हैं बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ साथ। इनके पास थोड़े टूल्स हैं जो
तांबे के भी बने हुए हैं, ब्रोंज के भी बने हुए हैं या स्टोन्स के भी बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक चीज़ें जानते हैं। एक सिविलाइजेशन में लोग थोड़ा-सा ज़्यादा डेवलप हो चुके होते हैं, तो उसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब पढ़ते हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं कि उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, उनका एग्रीकल्चर, उनका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कौन-कौन से एनिमल्स को वो पालते थे, कौन सी खेती करते थे, किस तरीके की उनकी टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट थी, किन लोगों के साथ वो ट्रेड करते थे। तो आपको हड़प्पन सभ्यता का तो पता होगा ना कि दुनिया की 4 जो बड़ी रिवर वैली सिविलाइजेशन थी प्राचीन काल में, उनमें से एक हड़प्पा थी भारत की। तो उस समय नाइल रिवर सिविलाइजेशन भी था और उसके बाद टिग्रिस और जो यूरोफ्रेट रिवर के किनारे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन भी था। तो नाइल रिवर के किनारे बसी हुई सभ्यता को इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यहाँ पे चाइनीज सिविलाइजेशन, येलो रिवर के पास वाली सिविलाइजेशन और यहाँ पे इंडस रिवर के पास फैली हुई सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बटी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा इसका एक बहुत महत्वपूर्ण शहर था। मोहनजोदारो सभ्यता, क्योंकि मोहनजोदारो इसका सबसे बड़ा शहर था। तो इसलिए इसके कई नाम हैं, लेकिन इस सभ्यता की जो है बारे में हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की टाउन प्लानिंग थी। सब 90 डिग्री पे यहाँ पे इनके क्या बोलते हैं रोड आपस में मिलती थी। इसकी हम जब सेपरेटली बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, हड़प्पा के ऊपर सेपरेट वीडियो, बड़ा वीडियो होगा तो उसकी बात करेंगे। रिलीजियस प्रैक्टिसेस की भी बात करेंगे, मेल डाइटीज़ जो मिली है यहाँ पे, किस तरीके के एनिमल और ट्रीज़ की वर्शिप होती थी, मतलब एनिमिज्म टाइप का एक रिलीजन था इनका, है ना। और हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है जो कि अभी तक किसी ने डिकोड नहीं करी है, डिसिफाइड नहीं करी है, उसकी भी बात करेंगे, क्या क्या मिला है उसमें और किस तरीके का टेराकोटा फिगर्स यहाँ पे मिले हैं, पोर्ट्री कैसी मिली है, किस तरीके की दिक्कतें थी जिसकी वजह से ये सभ्यता जो है वो डिक्लाइन हुई। और आज भी ये भी एक बड़ा सवाल रहता है कि हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन क्यों हुआ। तो वो तमाम चीज़ें जो तमाम रीजन्स हैं उसकी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ओके, उसके बाद आती है आर्यन कल्चर की बात, आर्यन सिविलाइजेशन की बात, जहाँ पे सबसे पहले घोड़े का जो है डोमेस्टिकेशन भारत में आर्यन कल्चर में नजर आता है कि वॉर कैरियट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप देखते हैं कि आर्यन कल्चर की बात जब आती है तो आप देखिए कि रामायण महाभारत वगैरह में जो जो चीज़ें बताई गई हैं, वॉर कैरियट वगैरह ये सब, हालांकि रामायण महाभारत को ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से अभी भी इतिहास नहीं माना जाता है। बहुत से लोग इस चीज़ से नाखुश भी रहते हैं कि भाई इसे माइथोलॉजी क्यों कहा जाता है, इतिहास क्यों नहीं माना जाता। बहुत से ऐसे आर्कियोलॉजिकल सपोर्ट के लिए चीज़ें लोग पेश भी करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने कहा था कि ये चीज़ें हैं जो कि सपोर्ट करती हैं कि रामायण महाभारत जैसी घटनाएं जो हैं वो सही में हुई थी। अब हुई थी कि नहीं हुई थी उस पर अभी नहीं जाएंगे, जब हम वैदिक कल्चर पे आएंगे, वैदिक सिविलाइजेशन पे जाएंगे तब बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो उसमें हॉर्स का यूज़ होना, डोमेस्टिकेशन होना, वॉर कैरियट का इस्तेमाल करना, स्पोक्ड व्हील का इस्तेमाल होना, है ना, इस तरीके की चीज़ें जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिली हैं और वो आर्यन कल्चर की ओर इंगित करती हैं, इशारा करती हैं कि एक नया तरीके का यहाँ पे कल्चर डेवलप हुआ। यहाँ पे क्रीमेशन सेरेमनी हुई, फायर कल्ट्स बने, एनिमल सेक्रीफाइस हुए, अलग अलग तरीके के जो एक नया रिलीजन सामने आया, जैसे वैदिक रिलीजन या ब्राह्मणिकन रिलीजन या बाद में सनातन धर्म, हिंदू धर्म, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उस समय का कल्चर रिलीजन जो था वो आज से बहुत अलग था। तो उसे ब्राह्मणिकन रिलीजन या वैदिक रिलीजन ही कह देना चाहिए। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो गॉड्स रहे, वो चीज़ें रही, लेकिन वो सेक्रीफाइस और वो चीज़ें जो है वो बदल गई। स्वास्तिक वगैरह की बात आती है, कल्ट ऑफ सोमा की बात आती है, लैंग्वेज की बात आती है, और अब यहाँ पे जो इंडो आर्यन लैंग्वेज है उसके ऊपर बातें आती हैं, कई सारे इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस की बात आती है। तो इसकी बात जो है आर्यन कल्चर में हम 11th चैप्टर में करेंगे। और आर्यंस के बारे में जो एक बड़ी थ्योरी आती है वो आती है कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, और मैक्स मुलर ने तो इसे कह दिया था आर्यन इन्विजन थ्योरी की। उसने ये कह दिया था कि आर्यंस आए और उन्होंने यहाँ इन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इन्वेड कर दिया और इनको मार दिया और वो यहाँ पे अपनी सभ्यता बसा लेते हैं, जिसको आज के समय पे माना नहीं जाता। माइग्रेशन थ्योरी को कई जगह माना जाता है, कई जगह उसका भी विरोध किया जाता है कि भाई कॉकस वाले रीजन से, स्टेपीज वाले रीजन से ये लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आके रहने लग गए, और यहाँ पे एक नहीं भाई बहुत सारी मल्टीपल वेव्स आई, बहुत सारे लोग यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब तकरीबन 500,000 साल के समय में यहाँ पे आके ओवर द पीरियड आके रहने लग गए। और उन्हीं का जो कल्चर है, उन्हीं का जो क्षेत्र है वो आर्यन सिविलाइजेशन, आर्यावर्त बना, और इन्होंने आगे चल के नॉर्थ इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया। और इसी पीरियड को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड कैसे कहा जाता है? ऋग्वेद जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है वो सबसे पहले लिखा गया। इसका पीरियड माना जाता है कि 1500 बीसी से लगभग 1000 या 1100 बीसी के बीच में कहीं ना कहीं इसको कंपाइल किया गया, रिटर्न में नहीं,
श्रुति के तौर पे कि इस समय इसका वाचन होना शुरू हो गया था। उसके बाद आने वाले समय में 1000 से लेके और 600 बीसी के बीच में ये 3 बाकी वेद भी जो है वो अस्तित्व में है, सामवेद, यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद सबसे लास्ट में। तो ऋग्वेदिक पीरियड जो था उस समय भी वैदिक कल्चर तो था, लेकिन उसका कल्चर और सेकंड फेज में जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आ गया। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था अर्ली वैदिक पीरियड वर्सेस लेटर वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंसेस आए। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए, गॉड्स भी बदल गए, रिलीजन जो गॉड्स पहले थे वो रहे, बाद में भी रहे, लेकिन महत्वता बदल गई। पहले कौन से देवताओं को ज़्यादा मानते थे लोग, बाद में दूसरे बदल गए। पहले ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट होते थे, कैटल वगैरह खेती वगैरह सब करते थे, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं था ज़्यादा। फिर धीरे धीरे करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट ज़्यादा होने लग गया, फिर जनपद बने। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 600 बीसी तक स्थिति थोड़ी ठीक हो गई, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनने लग गए और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल स्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गए। पहले का वर्ण सिस्टम जो था यहाँ पे वो वंशानुगत नहीं होता था और यहाँ पे वंशानुगत हो गया कि वर्ण व्यवस्था जो 4 वर्णों का सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो हैं ये पहले अलग थे ऋग्वेदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में अलग बन गए, वंशानुगत हो गए, ऐसा जो है यहाँ पे क्लेम किया जाता है। तो उसकी बात मैंने करी थी आपसे। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस जो है वो इस क्षेत्र में रहते थे, मेनली इन 7 नदियों के किनारे रहते थे, जो आपकी 5 तो पंजाब वाली नदियाँ और यहाँ के आसपास एक सरस्वती नदी और ऐसी और नदियों के पास, जिनके नाम पहले के समय पे अलग हुआ करते थे। लेकिन बाद में लेटर वैदिक पीरियड तक ये लोग जो हैं वो यहाँ तक एक्सटेंड कर गए, यहाँ तक रहने लग गए और गंगा जमुना का जो बेल्ट है वहाँ पे रहने लग गए। गंगा यमुना नदी के जो प्लेन्स हैं वहाँ पे रहने लग गए और वहाँ पे इनका जो है दबदबा बढ़ गया। वहाँ पे इन्होंने सिविलाइजेशन को और मजबूत कर दिया। और फिर आने वाले समय में महाजनपद पीरियड शुरू हुआ और इसी दौर में महाजनपद पीरियड और ये जो 600 बीसी तक का जो समय है लेटर वैदिक पीरियड खत्म होते होते एक पीरियड शुरू हुआ जिसमें कई सारे नए रिलीजन्स का राइज हुआ, जिसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म प्रमुख थे। कहा जाता है कि उस दौर में तकरीबन 60-65 नए रिलीजन्स अस्तित्व में आए थे। रिलीजन क्यों आता है अस्तित्व में? जब वो पुराने रिलीजन से या तो नाखुश हों या किसी तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू फेस कर रहे हों, तो जिसकी वजह से उन्होंने अपना तौर तरीका जीने का बदलना शुरू कर दिया। तो वर्धमान महावीर जी ने जैनिज्म की शुरुआत करी। हालांकि वो 24वें तीर्थकरण थे, उनसे पहले तो 23 और तीर्थकर आ चुके थे। ऋषभ देव जी ने सबसे पहले शुरुआत कर दी थी जैनिज्म की, लेकिन वर्धमान को ट्रू फाउंडर माना जाता है। वो एक ऐसे थे जिन्होंने उनकी डॉक्ट्रिन जो जैनिज्म में काफ़ी पॉपुलर हुई और उन्होंने काफ़ी काम किया, तो वो काफ़ी पॉपुलर हुए। फिर गौतम बुद्धा की बात आती है। गौतम बुद्धा ने बुद्धिज्म की शुरुआत करी और गौतम बुद्धा ने बुद्धिज्म को बहुत सिंपल रखा, मिडल पाथ, और बहुत ही इस तरह से रखा कि उससे बहुत लोग जो है वो खुश हो गए। और बुद्धिज्म की डॉक्ट्रिन जो है वो सिर्फ ना केवल भारत में बल्कि बाहर तक फैली। आज तो आप देखेंगे कि बुद्धिज्म भारत से ज़्यादा आपको बाकी हिस्सों में मिलेगा, एशिया के, चाइना, बर्मा, कोरिया, जापान, इन जगहों पे आपको बुद्धिज्म ज़्यादा नजर आएगा। तो बुद्धिज्म का स्प्रेड बहुत ज़्यादा हुआ। जैनिज्म आइडियलिज्म की तरफ ज़्यादा था, हर एक चीज़ बिल्कुल कट्टरता से फॉलो करना है, जीव हत्या करनी ही नहीं है, नंगे पाँव चलना है, सांस लेने से भी किसी जीव को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा दूर था, सीधी बात है, इसलिए वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ। उसकी हम कभी बात भी करेंगे कि पहले शुरुआती समय में कितना पॉपुलर हुआ, जैनिज्म क्यों पीछे रह गया और बुद्धिज्म आगे कैसे निकल गया, है ना। तो वो बात करेंगे, इनकी डॉक्ट्रिन्स की भी और फिलोसॉफीज़ की भी बात करेंगे। हालांकि मैंने जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों पढ़ा भी रखे हैं, आपको वहाँ पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं। अब बात आती है, एक और आजीवक संप्रदाय भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था जिसे बिंदुसार ने अपनाया था, जो मौर्यन डायनेस्टी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा था, चंद्रगुप्त का बेटा और सम्राट अशोक का पिता था। उसने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जो कि एक लॉस्ट रीजन माना जाता है इंडिया में। अब नहीं है, वो अब नहीं मिलेगा आप आज के समय अगर आप ढूंढेंगे। उसको भी मैंने पढ़ाया है, अपनी रिलीजन वाली सीरीज में आपको मिल जाएगा। अब बात आती है टेरिटोरियल स्टेट्स एंड राइज ऑफ मगध की। मगध जो है, देखिए, एक जो महाजनपद पीरियड था, महाजनपद पीरियड जो है मैंने आपको बताया थोड़ा सा सोशल ऑर्डर वगैरह, तो इसी समय पे एक महाजनपद पीरियड था। टेरिटोरियल स्टेट्स की बात आती है तो 16 महाजनपदों का राइज हो गया। तो देखिए, महाजनपद मतलब एक तरीके के पॉलिटिकल एंटिटीज थे, स्टेट्स थे, छोटे स्टेट्स थे। और पहले देखो, जन से बना है जनपद, जन का पद जहाँ पे पड़े, यानी कि व्यक्ति का जो सबसे छोटी यूनिट है उसका पद जहाँ पे पड़े, और जनपद बना, और जनपद से फिर महाजनपद पड़े। तो ऐसे 16 महाजनपद थे, जिनमें कुरु, पांचाल, कोशला, मल्ल,
वजी, अंग, मगध ये सब थे। इनमें सबसे पावरफुल जो है वो मगध निकल के आया बाद में। इन सभी को धीरे-धीरे करके उसने हरा दिया और वो एक ताकतवर साम्राज्य बन गया। ठीक है? मगध का ग्रोथ हुआ, राइज़ हुआ, काफ़ी बड़ा साम्राज्य बन गया। यहाँ से जिसकी राजधानी राजगृह है और फिर पाटलिपुत्र ये बनी। यहाँ से हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और फिर नंद डायनेस्टी, इन सभी डायनेस्टी ने इसको बड़ा किया, बड़ा साम्राज्य बन गया। इन सभी को धीरे-धीरे करके ये बड़ा बनाता गया। तो बिंबिसार की बात हमने करी थी किसी वीडियो में, मैंने उनकी बायोग्राफी बताई थी अजातशत्रु की भी, हर्यक डायनेस्टी की। तो वो बिंबिसार पहले राजा थे मगध के, ठीक है? उनसे पहले भी राजा थे लेकिन उनके बारे में कोई हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती नहीं है। तो राइज़ होने लग गया, मगध एक ताकतवर किंगडम बनने लग गया। किंगडम से वो साम्राज्य की तरफ, एम्पायर की तरफ बढ़ने लग गया। किंगडम तो छोटा होता है, एम्पायर मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, तो साम्राज्य बनने लग गया। उसी दौर में ईरानियंस और मैसिडोनियन यानी ग्रीक इन्वेजन भी होने लगे, ईरान की तरफ से और ग्रीक्स के यानी कि यूनान की तरफ से। अब ईरानियन तो आप जानते हैं कि उस समय मैंने आपको एक एम्पायर पढ़ाया था, एंशिएंट पर्शियन एम्पायर यानी अकैमेनिडी एम्पायर। इसमें इसकी शुरुआत तो करी थी एक आदमी जिसका नाम था साइरस। उसने इस साम्राज्य को बनाया। उसके बाद ये साम्राज्य जब बड़ा होने लग गया तो डारियस के समय भारत की तरफ आक्रमण होने लग गए थे। भारत के नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो आज के पाकिस्तान वाला हिस्सा है वहाँ पे होने लग गए। और उसके बाद आने वाले समय में तकरीबन 4th सेंचुरी बीसी में एक बड़ा राजा आया जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। द ग्रेट का टाइटल मिला उसे, सिकंदर महान, जिसे विश्व विजेता भी कहा जाता है, कि उसने अपनी ज़िंदगी में 12 सालों में कोई लड़ाई नहीं हारी। उस आदमी ने अपने साम्राज्य की शुरुआत यहाँ से करी, मैसिडोनिया नाम के एक छोटे से प्रांत से जो कि यूनान का हिस्सा था। उसने धीरे धीरे करके ये जो पुराना साम्राज्य था इन सभी को हराता चला गया। वो पर्शियन एम्पायर को भी हरा दिया और वो भारत तक पहुंच गया। भारत की झेलम नदी के पास जाके उसने लड़ाई लड़ी थी पोरस नाम के राजा से भारत के, और जिसे बैटल ऑफ हाइडेस्पीस कहा जाता है। ये युद्ध हुआ था 326 बीसी में। तो वो भारत में आया था। इस तरह से भारत की तरफ आक्रमण किस किस के हुए, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ, ईरानियन इन्वेजन हुआ और उसका इम्पैक्ट भी हुआ ऑब्वियसली। अब अलेक्जेंडर ने जब भारत के ऊपर अटैक किया था उस समय मगध का राजा हुआ करता था धनानंद। हालांकि नंद वंश के साम्राज्य तक पहुंचा नहीं था अलेक्जेंडर, वो यहीं पे रह गया था और धनानंद का साम्राज्य यहाँ तक रहता। कुछ दूरी और तय करता तो धनानंद के साथ उसकी फाइट हो सकती थी। हो सकता है अलेक्जेंडर जीत जाता या हार भी जाता, कुछ भी नहीं पता, कह सकते इस बारे में हम। तो अलेक्जेंडर जो है वो झेलम नदी के किनारे और उससे लड़ता है और उसके बाद आगे बढ़ता है, व्यास नदी तक जाता है और व्यास नदी पे जाते जाते उसके जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो कह देते हैं कि अब हम थक गए हैं, हम मैसिडोनिया से चलते हुए आ रहे हैं, अब हमसे और युद्ध नहीं होगा, वापस आएंगे। अलेक्जेंडर को कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन वो मानते नहीं है और वो वापस चले जाते हैं। तो धनानंद के साथ लड़ाई नहीं होती है और भारत को जीतने का सपना जो है अलेक्जेंडर का अधूरा रह जाता है, क्योंकि वो वापस जाते ही रास्ते में इसकी डेथ भी हो जाती है। उसके बाद जो है उसका प्रभाव ये भी है कि बाद में मौर्यन साम्राज्य आया, और मौर्यन साम्राज्य आया तो सेल्यूकस निकेटर जो कि अलेक्जेंडर का ही एक जनरल था, उसने ईरान वाले हिस्से के ऊपर कंट्रोल कर रखा था। सेल्यूकस निकेटर का एम्पायर था, उसके साथ लड़ाई भी हुई थी मौर्यन साम्राज्य की चंद्रगुप्त के समय पे और चंद्रगुप्त ने उसे हरा भी दिया था। तो वहाँ से ग्रीक्स को तो, जो ग्रीक्स पहले वाले ग्रीक्स थे उनको तो खदेड़ दिया था बेसिकली। फिर स्टेट स्ट्रक्चर बना, वर्ण सिस्टम जो है वो आया, और वर्ण सिस्टम की वजह से उसके बाद बुद्धा का समय आया, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी का समय आया, और उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हुई। बेसिकली वैदिक रिलीजन के अंदर कुछ ढांचे में कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से लोग नाखुश थे, स्पेशली निम्न जो वर्ण के लोग थे जिनको तथाकथित निम्न वर्ण का माना जाता था, उनके जन्म के आधार पर ही शूद्र जैसे बोल सकते हैं आप, तो उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था। महिलाओं की स्थिति कमजोर पड़ गई थी जिसकी वजह से नए रिलीजन्स की तरफ लोग प्रोग्रेसिव हुए, उनकी तरफ जाने लग गए। तो नया सोशल स्ट्रक्चर और ऑर्डर भी इस्टेब्लिश होने लग गया, नए तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आने लग गए, आर्मी, टैक्सेशन होने लग गया। एक और चीज़ कि जनपद, महाजनपद का राइज होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि एग्रीकल्चरल सरप्लस, एग्रीकल्चर होने लग गई, किंगडम बनने लग गए, किंगडम बनने लग गए तो टैक्स पे करने लग गए राजा को, राजा की आर्मी बनने लग गई और डेवलपमेंट वर्क होने लग गए। इस तरह से चीज़ें थी, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक है, ये सिस्टम चल रहा था। फिर मौर्यन साम्राज्य आया, और मौर्यन साम्राज्य की शुरुआत होती है जब चंद्रगुप्त नाम का एक व्यक्ति क्या करता है, धनानंद को उसके पद से हटा देता है, हरा देता है उसे, और मौर्यन साम्राज्य की शुरुआत करता है, और मौर्यन साम्राज्य बहुत बड़ा बन जाता है। देखिए, मगध जो अपने आप में एक बड़ा साम्राज्य बन चुका था, उसका कमान वो संभालते हैं चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और फिर सम्राट अशोक के समय 265 बीसी में देखिए कि कितना बड़ा मैप आपको नजर आ रहा है।
पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये। अगर दक्षिण भारत के चेरा चोला पांड्या संगम वालों को छोड़ दिया जाए और नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो आपको कितना बड़ा साम्राज्य नजर आ रहा है। आज के ईरान तक पहुंच रहा है, पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा। तो ये सारे हिस्से जो हैं सम्राट अशोक के समय पे कंट्रोल में थे। और सम्राट अशोक ने ऐसा नहीं कि पूरा जीते थे, उसने तो कलिंग वॉर जीत के युद्ध ही छोड़ दिए थे, लड़ाई लड़ना ही छोड़ दी थी। लेकिन चंद्रगुप्त ने जीते, बिंदुसार ने जीते, और अशोक बिंदुसार के समय पे जब मिलिट्री जनरल था तब उसने लड़ाइयाँ जीती। इस तरह से चीज़ें हुई। तो उस मौर्यन साम्राज्य जो कि देश का इतना बड़ा साम्राज्य था और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था आज तक का, उस साम्राज्य की बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। उसका सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सेंट्रल किस तरीके का सिस्टम चलता था, रीजनल कैसे चलता था, लोकल गवर्नमेंट कैसी थी, ये सब चीज़ें देखनी है। और इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज कैसी थी। बुद्धिज्म को बहुत प्रचार प्रसार किया गया क्योंकि चंद्रगुप्त ने अपने आखिरी समय में जैनिज्म को अपना लिया था, अशोक ने अपने मिड पीरियड में बुद्धिज्म को अपना लिया था। तो बुद्धिज्म का कैसे प्रचार प्रसार हुआ, अशोक का इतिहास में क्या स्थान है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मौर्यन साम्राज्य की सिग्निफिकेंस वो मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सी चीज़ें कि किस तरह से ये मेटेरियलिस्टिक मटेरियल कल्चर जो है वो प्रमोट होने लग गए। बुद्धिज्म, जैनिज्म, स्टेट सिस्टम, ब्राह्मणिकल रिएक्शंस कैसे थे उस समय, क्योंकि ब्राह्मणिक रिलीजन जो है वो बैकफुट पे चला गया। क्योंकि सम्राट अशोक जो कि राजा है, सबसे बड़ा राजा है इस देश का, वो जब बुद्धिज्म को सपोर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं दूसरे रिलीजन तो है वो सेकेंडरी तो हो ही जाएंगे। भले ही उसने दूसरे रिलीजन्स का नुकसान नहीं पहुंचाया हो, लेकिन फिर भी सेकेंडरी स्टेज पे तो आ ही जाएंगे वो। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, नए ऑपरेसिव रूल किस तरीके का था, क्या क्या चीज़ें थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और ग्रेट वॉल चाइना, इन सभी के रोल को हम मौर्यन रूल के दरमियान पढ़ेंगे। फिर सेंट्रलाइजेशन, कॉन्टैक्ट और म्यूचुअल इम्पैक्ट पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात जब हम करेंगे तो बहुत सारे, जब देखिए 185 सीई में मौर्यन साम्राज्य का अंत हुआ तो यहाँ पे एक नया साम्राज्य आ गया था जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। ठीक है, शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हुई, फिर कर्ण डायनेस्टी आई यहाँ पे पाटलिपुत्र वाले एरिया में। तो और लेकिन बात बेसिकली है कि जब शुंग डायनेस्टी आई तो कोई भी इतना ताकतवर था नहीं सम्राट अशोक के बाद कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाए। इतना बड़ा साम्राज्य हो चुका था कि उस साम्राज्य को मैनेज करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए जो ही सम्राट अशोक की मृत्यु हुई उसके बाद ये साम्राज्य जो है वो डिक्लाइन फेज में चला गया। और सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद 50 साल में ही 5 रूलर आए और 185 में शुंग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया। और उसके बाद जो है साम्राज्य का हो गया विखंडन, साम्राज्य टूट गया। अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग रूल कर रहे थे। इधर तो आ गया एक सातवाहन डायनेस्टी, इधर ये कर्ण और शुंग और ये डायनेस्टी आ गई, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे दूसरे लोग आ गए, स्पेशली जो फॉरेनर्स थे उन्होंने इसको संभाल लिया। तो मौर्यन साम्राज्य के डिक्लाइन के बाद जो मिडल पीरियड आए या पोस्ट मौर्यन पीरियड किंगडम्स आए वो क्या थे, मौर्यंस के ही एक आप कह सकते हैं बाद के रूलर थे, लेकिन वो पूरे मौर्यन साम्राज्य पर रूल नहीं कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों पे कर रहे थे। जैसे इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट पे कंट्रोल किया, उसके बाद उनको हटाया इंडो सीथियंस ने। इंडो सीथियंस पहले यहाँ पे रूल करते हैं, फिर यहाँ पे इंडो पर्थियंस ने कंट्रोल कर लिया तो यहाँ पे चले गए, ये वेस्टर्न क्षत्रप भी बन गए। वेस्टर्न क्षत्रप और इंडो सीथियंस दो अलग ब्रांच थी सीथियंस ही, लेकिन फिर ये सीमित हो गए, वेस्टर्न क्षत्रप तक ही रह गए। फिर उसके बाद कुषाण किंगडम आया और कुषाण ने काफ़ी बड़े क्षेत्र के ऊपर रूल किया। तो ये जो समय है 200 बीसी से 300 सी तक का, 500 वर्षों का, इसमें कई सारे अलग अलग छोटे छोटे किंगडम थे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर रूल किया, जिसको हम पढ़ेंगे जब हम इस 500 साल के इतिहास को पढ़ने वाले हैं तब। अब कुषाण के बाद जो बड़ा किंगडम आता है वो आता है कौन सा, आपका 300 के बाद जो आता है वो है आपका क्या बोलते हैं गुप्ता वंश, जो कि एक और बड़ा किंगडम आता है। तो सातवाहन, अवन, मगध, कर्ण डायनेस्टी के समय इंडो ग्रीक्स, उनका ये मैप में आप देख लिए। सातवाहन एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था। तो सातवाहन की पॉलिटिकल हिस्ट्री, इनका कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सब चीज़ें, रिलीजन वगैरह, आर्किटेक्चर वगैरह सब इसमें पढ़ेंगे। अब जो है एक चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी, देखिए पीछे सम्राट अशोक का जो मैं बता रहा था कि देखिए दक्षिण भारत ये भी तो भारत ही है अपना। यहाँ पे जो रूल कर रहे थे वो लोग थे चेरा, चोला और पांड्या, 3 किंगडम थे। इनको संगम एज के पीरियड माना जाता है। और ये कौन से समय पे थे, 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक, जिसे संगम पीरियड कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने लिटरेचर भी लिखा है, इनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती थी, संगम एज इसे कहा जाता है। अलग अलग किंगडम थे, इनके बारे में वैसे मैं अलग वीडियोज़ में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वापस हम पढ़ेंगे आर एस शर्मा के हिसाब से, तो जब मैं बताऊँगा आपको। तो ये 3 अर्ली किंगडम थे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, सोशल इवोल्यूशन और इनके टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी दौर के 200 बीसी से 250 एडी के जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है, उस पीरियड के समय पे
किस तरीके का ट्रेड कॉमर्स था, किस तरीके की अर्बन ग्रोथ हो रही थी, किस तरीके की क्राफ्टमैनशिप थी, इन तमाम तरीके की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ट्रेड रूट्स और सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, फॉरेन ट्रेड कौन सी चीज़ों का होता था, कौन से एक्सपोर्ट होते थे, कौन से इम्पोर्ट होते थे, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर गुप्ता एम्पायर की बात करेंगे। मौर्यन एम्पायर के बाद जो ताकतवर साम्राज्य है वो गुप्ता पीरियड था, जिसे 300 AD से हम पढ़ते हैं। वैसे वैसे देखा जाए तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था वो 319 AD में सम्राट बनता है, एक बड़ा राजा बनता है। उससे पहले कुछ और राजा भी थे, श्रीगुप्त वगैरह भी थे, लेकिन चंद्रगुप्त वन के समय से हम इसे पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सभी रूलर्स ने अच्छे से रूल किया और भारत के एक काफ़ी बड़े भूभाग के ऊपर रूल किया। तो गुप्ता डायनेस्टी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इतने बड़े भूभाग के ऊपर रूल किया है। देखिए आप, दक्षिण तक था, कांचीपुरम तक, और यहाँ पे देखिए आप कहाँ तक, तक्षशिला तक, नॉर्थ वेस्ट तक फैला हुआ था। तो गुप्ताओं ने फिर से एक बार क्या किया, भारत को यूनाइट किया, कहीं ना कहीं जोड़ा, और उन छोटे मोटे किंगडम्स को जीत के अपने अधीन कर लिया। स्पेशली समुद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त सेकंड के समय पे, चंद्रगुप्त, इनके सभी के मैंने वीडियोस बनाए हैं सेपरेटली, इनकी बायोग्राफीज कवर कराई हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल भी जाएंगी। आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं उसके आगे सक्सेस प्लस अकेडमी लिख देंगे, जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट बाई सक्सेस प्लस अकेडमी, आपको मिल जाएगा। फिर गुप्ता एज के समय लाइफ कैसी थी, उस समय का जो ढांचा था वो कैसा था, क्योंकि इस पीरियड को ही भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, कि गोल्डन पीरियड, क्लासिकल पीरियड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, इन तमाम चीज़ों का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुआ इस दौर में। सोने के सिक्के चलने की वजह से सोने का युग नहीं कहा जाता, स्वर्णिम युग नहीं कहा जाता। कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान का जिस तरह से प्रोग्रेस हुई, डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से कहा जाता है। इसीलिए ये चीज़ें तो, और इस समय इकोनॉमी कैसी थी, सोशल डेवलपमेंट क्या हुए, बुद्धिज़्म की क्या स्टेट थी, बाकी चीज़ों की क्या स्टेट थी, आर्किटेक्चर, कल्चर कैसा था, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद वकाटक्स की भी बात करेंगे हम यहाँ पे, वो भी इनके समकालीन थे, तो ये डिस्कशन रहेगा। फिर उसके बाद ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो सिविलाइजेशंस थे, उड़ीसा और ईस्टर्न साउदर्न एमपी, बंगाल, आसाम, यहाँ पे जो फॉर्मेटिव फेज चल रहा था उसकी भी बात करेंगे। फिर उसके बाद फाइनली हम एंशियंट हिस्ट्री का जो आखिरी पोर्शन होगा वो होगा पुष्पभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी के सम्राट हर्षवर्धन और उनके समय का सम्राट हर्षवर्धन, जिनको प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम पावरफुल सम्राट माना जाता है, एम्परर माना जाता है, वो यहाँ पे थे, जिनको चालुक्य वंश ने वैसे हराया था। वैसे किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। तो हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य डायनेस्टी, पहलव डायनेस्टी, इन सभी को हम पढ़ेंगे, कैसे राइज हुआ, कैसे उनका अंत हुआ। हर्षवर्धन की बायोग्राफी भी मैंने कवर करा रखी है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। फिर आगे चल के हम देखेंगे ब्राह्मणाइजेशन, रूरल एक्सपांशन एंड पीजन प्रोटेस्ट इन द पेनिनसुला, जो दक्षिण भारत में जो पल्लव और चालुक्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते थे, डेक्कन में कैसी स्थिति थी, किस तरह से पीजेंट्रीज की जो डिमांड्स बढ़ रही थी, उस समय प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे चीज़ों के बीच में, राजाओं के खिलाफ होने लग गए थे। लैंड ग्रांट्स, रूरल एक्सपांशन, सोशल स्ट्रक्चर, ब्राह्मणाइजेशन, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे हम देखेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ फिलोसॉफी की भी बात करेंगे। हालांकि मैं फिलोसॉफी की अपनी जो सीरीज़ है उसमें इसका अच्छे से डिस्कशन करूंगा कि जो भारत की स्कूल ऑफ थॉट्स हैं फिलोसॉफी की, जो 9 स्कूल ऑफ थॉट मानी जाती हैं, जिसमें आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का मतलब ये नहीं भगवान में बिलीव करने, आस्तिक मतलब वो जो कि वेदास की अथॉरिटी में बिलीव करते हैं, और नास्तिक मतलब वो जो कि वेदों की अथॉरिटी में बिलीव नहीं करते, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, आजीवक, इन संप्रदायों की बात करेंगे। और मीमांसा, वेदांता, सम्यक, योग, न्याय, वशिका, ये सभी जो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हैं इनकी हम बात करेंगे, और इनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिर्फ आर एस शर्मा से ही नहीं बल्कि और भी अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें काफ़ी समय लगेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो एक एक लेक्चर हर एक फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर हमारा रहेगा, जो कि लंबा रहेगा शायद, तो वो उस समय ही डिस्कस करेंगे। सोशल चेंजेस के कॉन्सिक्वेंसेस की भी यहाँ पे बात करेंगे, कि वर्ण सिस्टम जब आया उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, अपर क्लास का और किस तरह से ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, प्रोडक्शन में वर्ण सिस्टम का क्या जो है प्रभाव पड़ा, गवर्नमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा, सोशल क्राइसिस कैसे हुए इसकी वजह से, है ना। और फिर लैंडेड क्लासेस, जो एक तरह से फ्यूडल क्लास जो है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। फिर उसके बाद लिगेसी ऑफ इन साइंस एंड सिविलाइजेशन की भी बात करेंगे, कि किस तरह से इसकी लिगेसी है साइंस और सिविलाइजेशन में, एंशंट हिस्ट्री की उस दौर की, और अलग अलग सभ्यताओं की अलग अलग जो कल्चर आए, चाहे किंगडम आए, और उनके अंदर अलग अलग चीज़ों को जो पैट्रोनाइज मिला उससे क्या प्रभाव पड़ा। तो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट तो हुए ही, वर्ण सिस्टम आया और रिलीजन जो है उसमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। आर्ट क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी में, पॉलिटी में, साइंस में, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, तमाम तरीके के विज्ञान में कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूट किया ही है हमारे उन पूर्वजों ने जो उस दौर में
जिए रहे, तो उसकी बात करेंगे। कल्चरल इंटरेक्शन और एशियन कंट्रीज़ के साथ उसकी बात करेंगे। बुद्धिज़्म के बारे में जानने के लिए कितने लोग आए, आपको पता है चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए भारत से, बाहर से, तो उनकी बात करेंगे। म्यांमार, चाइना, सेंट्रल एशिया से लोग आए जानने के लिए, स्पेशली बुद्धिज़्म को जानने के लिए बहुत लोग आए, तो उसकी भी बात रहेगी और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ट्रेड रिलेशंस और ये सब चीज़ें कैसे थे उनके साथ। फिर एंशियंट टू मेडाइवल में हमारा ट्रांजिशन कैसे होता है। देखिए, अंग्रेज़ों ने जब इतिहास लिखा, कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने, उन्होंने तो कह दिया कि 7वीं शताब्दी में अरबों की तरफ से आक्रमण शुरू होने लग गए थे। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण सक्सेसफुल हुआ 712 में, वहाँ से हम इसे मेडाइवल हिस्ट्री मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए, लेकिन उसका कारण सिर्फ ये नहीं कि अंग्रेज़ों ने कह दिया और हम उसे मुस्लिम इतिहास मान लें और उससे पहले वाले को हिंदू इतिहास मान लें। पहले वाले को हिंदू इतिहास कैसे मानेंगे आप? उस समय तो बुद्धिज़्म भी था, जैनिज़्म भी था और उसके मानने वाले बड़े-बड़े राजा थे। उसके बाद भी अगर मुस्लिम इन्वेजन होने लग गए तो भी बहुत सारे राजा थे भारत में अलग-अलग रिलीजन्स को मानने वाले, और भारत मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ की हिंदू रिलीजन को मानने वाली थी, तो उसको इस्लामिक एरा मानना भी सही चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा, यहाँ पे जो चीज़ें बदली वो क्या हुआ, सोशल चेंजेस आए, एग्रीकल्चरल से शायद लैंडलॉर्ड सिस्टम आया, जो फ्यूडल सिस्टम आया, नई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बनी, पुराना जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हुआ, टाउन्स का, पुराने जो टाउन्स थे उनका डिक्लाइन हुआ, रीजनल आइडेंटिटीज जो है, रीजनल हेड्स जो है, लॉर्ड्स जो थे वो पावरफुल होने लग गए। इस तरह से एक चेंज आया, समय में एक चक्कर में चेंज आया, जिसकी वजह से इतिहास का एक नया दौर शुरू हुआ और उसे ही मेडाइवल पीरियड कहा जाता है। और भक्ति कल्ट वगैरह ये सब चीज़ें भी है, तंत्रिज्म भी आया, तो उससे जो है एंशियंट से हम मेडाइवल की तरफ प्रस्थान करते हैं बेसिकली, और यहाँ से हम बाद में पढ़ेंगे ही। तो ये हमारा देखने को हमें मिलेगा। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो अटैक हुआ सिंध के ऊपर 712 में, यहाँ से तकरीबन हमारा मेडाइवल पीरियड लगभग शुरू होगा, और बाकी हम सतीश चंद्र से जब पढ़ेंगे तो उनके हिसाब से देखेंगे कि कहाँ। तो हमने यहाँ से सब चीज़ें देखी है भाई, ये सब चीज़ें आपने एंशियंट हिस्ट्री की टाइमलाइन देखी है। पहले आपने प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्ट्री के टाइम वाला पढ़ा, प्री हिस्टोरिक टाइम पढ़ा, उसके बाद भीमबेटका शेल्टर्स, मेहरगढ़ कल्चर मिला आपको, उसके बाद अर्ली हड़प्पन पीरियड मिला, और उसके बाद मेच्योर हड़प्पन पीरियड, फिर लेटर में हड़प्पन पीरियड, फिर वैदिक पीरियड, फिर ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, फिर हमने जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद पीरियड को समकालीन समय में पढ़ा, और उसके बाद अर्ली मेडाइवल पीरियड शुरू होता है 550 ईडी से 1300 तक। इसके बाद का तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये जो है इसने बहुत शॉर्ट में बता दिया, इतना शॉर्ट में नहीं है, लेकिन हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, कहाँ तक की, 700 एडी तक की। अब इनको डिटेल में पढ़ना है ऑब्वियसली। अगले लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, बेसिकली ये कि प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने के पीछे हमारा क्या तर्क होना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, हम उससे क्या सीख सकते हैं, ठीक है, पर्पज़ क्या है। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। आपको सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके क्विज़ आपको मिलेंगे इन वीडियोज़ के। साथ ही यहाँ पे आपको इन वीडियोज़ की PDF मिलेंगी, और यहाँ पे आपको और वीडियो लेक्चर्स और बाकी जो वो भी मिल जाएंगे, अलग अलग कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो आप अप्रोप्रिएट प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। आप अगर कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको वीडियो लेक्चर्स, उससे रिलेटेड टेस्ट, उससे रिलेटेड नोट्स, सब कुछ मिलेगा। बहुत ही कम प्राइस में हम ये रखने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट।